क्वेश्चन। हाँ देखो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन डिस्कस किया था ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ठीक है, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो पाया था, है ना। तो पहले उसको कंप्लीट आज करते हैं। तो कहाँ तक बता दिया था, मुझे थोड़ा याद दिला दो। एसाइक्लिक कंपाउंड हो गए थे, एसाइक्लिक। यस सर, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हो जाता है। एसाइक्लिक हो गया था, साइक्लिक हो गया था, ठीक है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, है ना। यस सर, यस सर, ये भी हो गया था। अच्छा अच्छा, सर होमोसाइक्लिक कंपाउंड कराना है। होमोसाइक्लिक कराना है। तो ये क्वेश्चन भी कर लिया था हम लोगों ने। यस सर। यस ठीक, होमोसाइक्लिक कंपाउंड से बात। तो देखिए, हाँ समझिए, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ठीक है। देखो, साइक्लिक कंपाउंड को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं बेटा, उनको साइक्लिक, है ना, साइक्लिक कंपाउंड्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक, ठीक है। होमोसाइक्लिक को कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड भी बोला जाता है ना, इनका एक नेम ये भी है, कार्बोसाइक्लिक। अब देखिए, होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक में क्या इम्पोर्टेंट है, क्या हमें पता होना चाहिए। तो बोलते हैं कि दो साइक्लिक कंपाउंड in which only carbon atom present at the skeleton of ring, ठीक है। मतलब साइक्लिक कंपाउंड में इतना तो क्लियर है कि एक रिंग बनती है, ठीक है, एक आपको रिंग स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। और अगर उस रिंग के हर एक कॉर्नर्स पे, है ना, मतलब रिंग का जो स्केलेटन है, अगर वो कार्बन से ही मिलकर बन रहा है, ठीक है, अगर रिंग का स्केलेटन कार्बन से ही मिलके बन रहा है, तो ऐसे साइक्लिक कंपाउंड को होमोसाइक्लिक कंपाउंड की कैटेगरी में रखा जाता है। तो इसमें बस मेन बात आपको ये ध्यान रखनी, होमो साइक्लिक कंपाउंड में साइकिल के जो कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट होगा, वो केवल कार्बन ही प्रेजेंट होगा, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल, सबसे जो छोटी साइकिल होती है वो 3 मेंबर होती है। इससे छोटी साइकिल वैसे भी पॉसिबल नहीं है। तो जैसे मैंने एक ये 3 मेंबर रिंग बनाई, तो ये जो रिंग है, ये एक होमोसाइक्लिक कंपाउंड है ना। क्यों होमोसाइक्लिक कह रहा हूँ मैं, क्योंकि देखो, साइकिल के कॉर्नर पे जब कुछ नहीं लिखा जाएगा तो ये अंडरस्टूड होता है कि कॉर्नर पे कौन से एटम होंगे, कार्बन होंगे, कार्बन एटम, है ना। ये हम लोग थोड़ा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में सबसे पहले लेक्चर में डिस्कस भी किया था कि जब भी इस तरह के बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स होते हैं तो कॉर्नर पे जब कुछ नहीं दिखाया जाता है, ज्यादातर आपको ये वाला स्ट्रक्चर ऐसे दिखाया जाएगा, लेकिन हम लोग इसको ऐसे समझेंगे कि कॉर्नर पे कार्बन प्रेजेंट, ठीक है, जैसे मैंने ये राइट साइड मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। और फिर कार्बन की 4 वैलेंसी भी सेटिस्फाई कर देंगे भी, कार्बन की जैसे इस कार्बन को देखो तो इसकी तो अभी 2 ही वैलेंसी है और होनी चाहिए 4 वैलेंसी, इसका मतलब इसके साथ 2 हाइड्रोजन एटम भी अटैच होंगे, ठीक है। ऐसे ही ये जो दूसरा कार्बन है ना नीचे, इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन अटैच होंगे और इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन अटैच होंगे, ठीक है। तो ये जो साइक्लिक कंपाउंड है, इसके कॉर्नर पे अगर देखो तो केवल कार्बन एटम ही प्रेजेंट है ना। देखो, तीनों कॉर्नर पे कार्बन एटम ही है, तो ये आपका एक क्या हो जाएगा, होमोसाइक्लिक कंपाउंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये बस आपको ध्यान रखना। अच्छा, साइकिल जैसे ये तो सबसे स्मॉलेस्ट रिंग अभी मैंने बनाई है, इसको साइक्लोप्रोपेन बोलते हैं, ठीक है, 3 मेंबर साइक्लिक कंपाउंड को। लेकिन अगर आप 4 कार्बन की रिंग बनाएंगे तो इसको बोलेंगे साइक्लोब्यूटेन, है ना, इसको क्या बोलते हैं, साइक्लोब्यूटेन। और ये भी एक होमोसाइक्लिक कंपाउंड है, क्योंकि इसके भी साइकिल के कॉर्नर पे कार्बन एटम ही क्या है, प्रेजेंट है। ऐसे 5 मेंबर आप बना सकते हो, तो 5 मेंबर साइक्लोपेंटेन हो जाएगा। ऐसे ही 6 मेंबर आप बना सकते हो, 6 मेंबर हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसकी कोई ऐसे लिमिट नहीं है, वो कितने भी कार्बन की रिंग हो सकती है, 7 मेंबर, 8 मेंबर, 9 मेंबर, 10 मेंबर, ऐसे बहुत सारी रिंग्स बनती हैं। लेकिन वही बात है कि हम लोग के सिलेबस में 6 मेंबर से ज्यादा आपको नहीं देखने को मिलेंगी, है ना, क्योंकि सिलेबस में ही नहीं है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट आपको मैक्सिमम 6 मेंबर तक की रिंग्स बनती हुई दिखाई देगी, ठीक है। अच्छा, आपसे अगर कोई पूछे, अच्छा बताओ, बेंजीन जो होता है, बेंजीन, बेंजीन कैसा कंपाउंड है, होमोसाइक्लिक है कि नहीं है? होमोसाइक्लिक, है ना, होमोसाइक्लिक है, ठीक है, गुड।
बेंजीन भी होमोसाइक्लिक कंपाउंड है, क्योंकि बेंजीन का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो बेंजीन भी 6 मेंबर रिंग होती है, 6 मेंबर साइक्लिक कंपाउंड होता है। हाँ, उसमें 3 उसमें डबल बॉन्ड भी होते हैं अल्टरनेट पोजीशन पे, ठीक है। लेकिन है तो भी ये भी एक होमोसाइक्लिक कंपाउंड है ना, क्योंकि इसके भी कॉर्नर पे हर जगह क्या बैठा हुआ है, कार्बन एटम बैठा हुआ है। तो ऐसी कोई भी रिंग जिसके ईच कॉर्नर पे कार्बन एटम लोकेटेड हो, वो साइक्लिक कंपाउंड क्या हो जाएगा, वो होमोसाइक्लिक कंपाउंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये सभी एग्जांपल किसके हैं, ये सभी होमोसाइक्लिक कंपाउंड के है ना। ठीक है, क्लियर हो गई बात, Yes, sir. Yes. है ना। Yes. अब देखो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की अगर बात करें कि हेट्रोसाइक्लिक क्या होता है, तो देखो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में होता क्या है, कोई ना कोई हेट्रो एटम प्रेजेंट होता है, हेट्रो एटम। ये हेट्रो एटम क्या होता है, देखो ये 3 एटम आप लोग याद कर लो, सल्फर ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ठीक है ना। ये मेन 3 एटम होता है, ऑल्दो बोरॉन भी कुछ केसेस में देखने को मिलता है, ठीक है, लेकिन बहुत रेयर होता है। तो ये 3 याद कर लो, सन SON, है ना, सल्फर ऑक्सीजन नाइट्रोजन। और सन मतलब क्या होता है बेटा, मतलब आगे बोरॉन है, ठीक है। तो ये 4 एटम, ओवरऑल 4 ही एटम आपको देखने को मिलेंगे। ये 4 एटम में कोई भी एक एटम अगर साइकिल के कॉर्नर पे प्रेजेंट होने हो किसी भी साइक्लिक कंपाउंड में, तो देन वो कंपाउंड फिर होमोसाइक्लिक नहीं रह जाएगा, वो कंपाउंड कैसा हो जाएगा, हेट्रोसाइक्लिक हो जाएगा, ठीक है। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की डिफिनेशन क्या कह रही है, देखो, ए साइक्लिक कंपाउंड इज सेड टू बी हेट्रोसाइक्लिक if at least one heteroatom if at least one atom heteroatom out of sulfur ऑक्सीजन नाइट्रोजन बोरॉन, मतलब इनमें से कोई एक हेटेरोएटम, कम से कम एक हेटेरोएटम अगर साइकिल के रिंग के स्केलेटन पे मौजूद हो, तो ऐसे साइक्लिक कंपाउंड को क्या बोलेंगे हम लोग, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड बोलेंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है ना। होमोसाइक्लिक में साइकिल के हर एक कॉर्नर पे कार्बन एटम बैठा हुआ था, लेकिन हेट्रोसाइक्लिक में क्या होगा कि ये इनमें से कोई एक हेट्रो एटम, कम से कम एक हेट्रो एटम अगर साइकिल के कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा, तो ऐसे साइक्लिक कंपाउंड को हेट्रोसाइक्लिक बोलना होगा, ठीक है। अगर 2 हेट्रो एटम होंगे तो फिर ऑब्वियस है हेट्रोसाइक्लिक ही रहेगा, क्योंकि कम से कम एक की प्रेजेंस में ही जब कंपाउंड हेट्रोसाइक्लिक है, तो अगर होंगे तो 100% क्या होंगे, हेटेरो कंपाउंड होंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो कुछ स्ट्रक्चर, इन सभी स्ट्रक्चर में खास देखने को मिलेगी कि रिंग जो देखने को मिल रही, जैसे ये 3 मेंबर रिंग है, इसके इस कॉर्नर पे क्या बैठा हुआ है, नाइट्रोजन एटम, नाइट्रोजन क्या है, हेट्रो एटम। तो ये जो रिंग आप देख रहे हो, ये जो साइक्लिक कंपाउंड आप देख रहे हो, ये एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का एग्जांपल है, ठीक है। जैसे ये वाला एग्जांपल देखो, इसमें ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है, तो ये भी एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का एग्जांपल हो गया, ठीक है। अब जैसे ये वाला देखो, इसमें 5 मेंबर रिंग है, इसमें एक कॉर्नर पे नाइट्रोजन आके बैठ गया, ठीक है, जबकि देखो बाकी कॉर्नर पे कार्बन ही है, ठीक है। लेकिन बताएं, एक भी अगर हेट्रोएटम अगर आ जाता है रिंग के स्केलेटन में, तो वो जो साइक्लिक कंपाउंड है फिर वो होमोसाइक्लिक नहीं रह जाता है, फिर वो हेट्रोसाइक्लिक हो जाता है। होमोसाइक्लिक होने के लिए ईच एट कॉर्नर पे कार्बन होना चाहिए, ठीक है। ये काफी फेमस कंपाउंड है, इसको पाइरोल कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही एक ये भी कंपाउंड है, पिरिडीन इसको बोलते हैं। पिरिडीन में अभी देखो आप, बेंजीन के जैसे स्ट्रक्चर होता है, देखने में सिमिलर टाइप का स्ट्रक्चर होता है, लेकिन एक कॉर्नर पे कार्बन की जगह क्या बैठ गया है, नाइट्रोजन आके बैठ गया है ना। तो ये आपका एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बनता है, इसको पिरिडीन कहते हैं, ठीक है। ये एक्चुअली कॉमन नेमिंग है, अभी बस मैंने लिख दी है ना, थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा, अदरवाइज आगे हम लोग IUPAC नेम तो पढ़ेंगे ही। अब जैसे ये कंपाउंड है, ये भी एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है ना। जैसे ये कंपाउंड है, ये भी एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, क्योंकि इसमें कॉर्नर पे सल्फर आ गया।
अब इसमें से दो दो हेटेरो एटम आ गए, तो जब एक हेटेरो एटम के आने की वजह से साइक्लिक कंपाउंड हेटेरोसाइक्लिक बन रहा है, तो दो हेटेरो एटम या तीन हेटेरो एटम आएंगे तो ऑब्वियस है कि हेटेरोसाइक्लिक ही रहेगा, है ना। तो ये सभी एग्जांपल हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के हैं, है ना। सर अगर इन इनमें किसी 4 एलिमेंट्स के अलावा कोई दूसरा अगर एलिमेंट आ जाए तो वो कैसा साइकिल बनेगा? एक्चुअली क्या है कि रिंग के कॉर्नर पे बस यही चार एटम ही आ सकते हैं, है ना। इसके अलावा ओके सर। और कोई एटम, एक्चुअली क्या है कि कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए उसको कोवेलेंट बॉन्ड बनाना पड़ेगा, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड से कनेक्ट होने लगे करना पड़ेगा। और कार्बन के साथ जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं वो मेन यही चार एटम होते हैं। अच्छा, हेलोजन हेटेरो एटम में नहीं आता है ना। जैसे हेलोजन भी कार्बन के साथ बॉन्ड तो बना लेते हैं, लेकिन बट सर अच्छा वो कोई एक ही बता बनाते सकता है। हैं, वो रिंग नहीं बन पाएगी अगर हेलोजन्स रहेंगे तो। हाँ, गुड। तो यहाँ पे ये देखो बच्चे ने बात बता दी कि वाई हेलोजन एटम नॉट बिहेव एज ए हेटेरो एटम। तो हाइड्रोजन एटम क्यों हेटेरो एटम की तरह बिहेव नहीं करते, तो उसके पीछे रीजन ये है कि देखो रिंग में हेटेरो एटम वही बन पाएगा जो कम से कम जिसकी दो वैलेंसी तो हो ही, है ना। अब जैसे मान लो फ्लोरीन है तो फ्लोरीन एक ही बॉन्ड बना पाता है, और जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हेटेरो एटम की तरह इसलिए बिहेव करता है क्योंकि वो दो बॉन्ड बना लेता है आसानी से, एक लेफ्ट एक राइट, है ना। रिंग में वही एटम आके बैठ पाएगा जो मतलब कि मल्टी वैलेंट हो। मल्टी वैलेंट मतलब जिसकी वैलेंसी दो या दो से अधिक हो, तभी वो रिंग के स्केलेटन पे आ पाएगा। फिर आप फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के बारे में मैंने आपको बताया था कि दे विल शो वेरिएबल वैलेंसी, है ना। ये तो वेरिएबल वैलेंसी शो कर देते हैं, तो आपको लग रहा होगा सर कि ये क्यों नहीं फिर बनाते हैं। तो दूसरी बात ये भी है कि एटम का साइज भी स्मॉल होना चाहिए, है ना। रिंग के स्केलेटन में आने के लिए दो नेसेसरी कंडीशन है। पहली नेसेसरी कंडीशन है कि वो एलिमेंट की दो या दो से ज्यादा वैलेंसी होनी चाहिए। मोनोवैलेंट एटम नेवर बिहेव्स एज ए हेटेरो एटम, है ना। जिनकी एक वैलेंसी होती है वो नहीं बिहेव कर सकते। और दूसरी बात, साइज शुड बी स्मॉल, स्मॉल साइज होना चाहिए। अच्छा, तुम्हें लग रहा होगा कि हम कैसे जानेंगे कि साइज छोटा है बड़ा है, तो आप ऐसे समझ लो पीरियोडिक टेबल में जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट होते हैं, है ना, सेकंड पीरियड के एलिमेंट स्मॉल साइज के होते हैं। और नॉर्मली सेकंड पीरियड के एलिमेंट ही देखा जाता है कि मतलब कि हेट्रो एटम की तरह बिहेव करते हैं। जैसे आपका बोरॉन सेकंड पीरियड एलिमेंट है, नाइट्रोजन सेकंड पीरियड है, ऑक्सीजन सेकेंड पीरियड। तो सेकेंड पीरियड एलिमेंट बहुत छोटे होते हैं, तो छोटे होने की वजह से आसानी से वो उनके ऑर्बिटल्स जो हैं वो बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है, आगे जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ोगे तो आपको और बातें समझ में आएंगी कि जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है ना, तो उसमें ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बनते हैं बॉन्ड, है ना। और जब छोटे ऑर्बिटल होते हैं तो उनमें ओवरलैपिंग, छोटे 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 एटम पास पास आ जाते हैं, बहुत नजदीक आके आपस में उनके ऑर्बिटल ओवरलैप कर लेते हैं। ठीक है, बड़े एटम क्या होते हैं कि बहुत उनके बल्की शेप होने की वजह से बहुत पास आ नहीं पाते हैं एक दूसरे के, तो उनके ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग सिग्निफिकेंटली नहीं हो पाती। तो सर तो कई सारे बातें हैं, है ना। तो बस यही आप अभी बस इतना याद कर लो कि यही चार एटम हैं जो हेटेरो एटम की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं ना, जब केमिकल बॉन्डिंग आप पढ़ोगे तब आपको वहां पे और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, है ना। तो सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और बोरॉन को हेटेरो एटम क्यों बोल रहे हैं? हेटेरो एटम क्यों बोल रहे हैं, देखो इसमें ऐसे समझो कि कार्बन को होमो एटम कंसीडर किया गया है ना। कार्बन की केमिस्ट्री को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कार्बन के ही कंपाउंड्स होते हैं। दूसरे कम एलिमेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, उनको एक डिफरेंट कैटेगरी में रखा गया है।
और उन्हीं को हम लोग यहाँ हेट्रो एटम बोल देते हैं, है ना। तो कार्बन होमो एटम में आ जाता है, और कार्बन को छोड़ के बाकी जो नॉन मेटल्स हैं जो कार्बन के साथ आसानी से बॉन्ड बना लेते हैं, वो हेट्रो एटम की कैटेगरी में आ जाते हैं। सर कार्बन को ठीक है, होमो एटम क्यों कहते कार्बन को होमो एटम क्यों बोलते हैं? देखो, होमो एटम का मतलब है कि होमो मतलब होता है सेम, ठीक है। तो ज्यादातर ऑर्गे है ना, ज्यादातर जो रिंग्स देखी जाती है, जैसे आपसे पूछा जाए कि नेचर में ये जो होमोसाइक्लिक कंपाउंड है ये ज्यादा डोमिनेट करते हैं कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड ज्यादा डोमिनेट करते हैं, तो आंसर है होमोसाइक्लिक कंपाउंड ज्यादा डोमिनेट करते हैं। मतलब नेचर में मैक्सिमम परसेंटेज में इस तरह के कंपाउंड ज्यादा पाए जाते हैं। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड आर रेयर, ये कंपाउंड रिलेटिवली कम परसेंटेज में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। क्यों? हैं? उसका यस रीजन है कि कार्बन की कैटेनेशन पावर बहुत ज्यादा होती है ना। कार्बन की कुछ ऐसी यस सर। पॉइंट्स हैं जो कार्बन है, जिसमें सबसे मेन पॉइंट अगर बोला जाए, है ना, मेन फैक्टर की बात करें, कैटेनेशन पावर होती है। कार्बन की कैटेनेशन ज्यादा होती है, इसलिए कार्बन कार्बन बनने वाला, है ना, बहुत सर योर वॉइस बॉन्ड है। इज जैसे क्रैकिंग। कार्बन कार्बन आ रही है बेटा आवाज, दिक्कत हो रही क्या? साउंड आ रही, मेरी आवाज आ रही? सर अब यस आ सर। रही है। Sir, your अब आ voice रही is fluctuating. अच्छा, एक बार मैं नेटवर्क सर अपना माइक की चेक कर वायरिंग लेता का हूँ। इशू है शायद, तो सर अब क्योंकि आ देर रही है। अच्छा अच्छा, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ अगर कुछ ऐसा। अब देखो, अब आ रही पहले से बेटर? Yes, यस sir. यस सर। अच्छा अच्छा, वो हो सकता है कि थोड़ा सा कनेक्शन प्रॉपर ना हो। सर इसमें ठीक है, सल्फर तो थर्ड है। हाँ सल्फर थर्ड एलिमेंट जरूर है, लेकिन सल्फर की जो कैटेनेशन पावर होती है वो कार्बन के बाद दूसरे नंबर पे होती है। मतलब सबसे ज्यादा कैटनेशन पावर कार्बन की होती है, उसके बाद सेकंड कैटनेशन पावर सल्फर की होती है। तो कार सल्फर का साइज थोड़ा सा बड़ा होता है, थर्ड पीरियड एलिमेंट होता है, लेकिन उसकी कैटेनेशन पावर थोड़ा सपोर्ट कर देती है, इसलिए उसके कोवेलेंट बॉन्ड इजीली फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। तो मतलब है कार्बन ना, की जो टेंडेंसी होती है कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करने की, इसकी वजह से उसे होमो एटम बोलते हैं। हाँ कार्बन कार्बन के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के साथ एसोसिएट होता है, इसलिए उसको होमो एटम की कैटेगरी में रख दिया जाता है, ओके ठीक है। कार्बन, है ना, जब कार्बन अपने ही जैसे दूसरे कार्बन एटम के साथ जुड़ता है, होमो वर्ड का मतलब ऐसे सेम है, तो कार्बन कार्बन जब सेम एटम जुड़ते चले जा रहे हैं, तो, है ना, तो उसको होमोसाइक्लिक कंपाउंड बोल रहे हैं। लेकिन हेट्रो मतलब डिफरेंट होता है कि कार्बन को छोड़ के अगर कोई दूसरा एटम कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो फिर वो हेट्रो बॉन्ड हो जाएगा। तो जैसे ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में जो आप देख रहे हो, जैसे नाइट्रोजन कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो इट इज ए हेट्रो बॉन्ड, इसको आप होमो बॉन्ड नहीं बोल सकते, क्योंकि कार्बन कार्बन के बॉन्ड होमो बॉन्ड होते हैं, है ना। और कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन ऑक्सीजन, जैसे इसमें कार्बन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो इसमें हेट्रो बॉन्ड प्रेजेंट है ना। जब दो डिफरेंट एटम आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो उसको हेट्रो बॉन्ड बोलेंगे, ठीक है। तो यस इसलिए उसको बोला जाता है। अब इसमें देखो, जब ये हम लोग ऊपर क्लासिफिकेशन कर रहे थे, एक बार चलो ऊपर हम लोग फ्लो चार्ट देख लेते हैं। देखो बेटा,
इसमें होमोसाइक्लिक कंपाउंड, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ये तो हम लोगों ने समझ लिया। अब होमोसाइक्लिक कंपाउंड को दो कैटेगरी में हम लोग डिवाइड कर देते हैं, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक, है ना, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। ऐसे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक कंपाउंड, है ना। हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, अगर आपको कोई साइक्लिक कंपाउंड दे दिया जाए और पूछा जाए कि बताओ वो एलिसाइक्लिक है कि एरोमेटिक है, ठीक है, तो कैसे हम लोग पहचानेंगे। होमोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक तो बहुत सिंपल होता है पहचानना, ठीक है। अब देखो, इसको समझने के लिए आपको मैं पहले एक लॉजिक बताता हूँ। देखो, होमोस एरोमेटिक कंपाउंड्स जो होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड, इनको आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, कुछ बेसिक रूल होते हैं, अभी हम लोग पढ़ेंगे वो रूल क्या होते हैं। और बोलते हैं कि अगर कोई कंपाउंड उन कंडीशंस होती हैं, उनको रूल ना बोल के उनको कंडीशंस बोलो ज्यादा बेटर है। तो कुछ कंडीशंस होती हैं, और अगर कोई कंपाउंड उन कंडीशन को फुलफिल कर लेता है तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एरोमेटिक बोल देते हैं, ठीक है। अच्छा, और एलिसाइक्लिक पहचानने का कोई डायरेक्ट तरीका नहीं होता है हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। एलिसाइक्लिक कंपाउंड पहचानने का कोई डायरेक्ट तरीका नहीं, उसके लिए हम लोग इनडायरेक्ट मेथड यूज करते हैं। इनडायरेक्ट मेथड का मतलब क्या है, अगर हम लोग चेक करेंगे कि कोई कंपाउंड एरोमेटिक है कि नहीं है। अगर वो एरोमेटिक है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, उसको हम लोग एरोमेटिक बोलेंगे। लेकिन अगर वो एरोमेटिक नहीं हुआ, ठीक है, अगर कोई भी एक कंडीशन वो फुलफिल नहीं कर रहा है, अभी हम लोग पढ़ेंगे कौन कौन सी कंडीशन होती है, तो उस सिचुएशन में वो कंपाउंड कैसे बिहेव करेगा, एलिसाइक्लिक कंपाउंड की तरह बिहेव करेगा। तो इसमें तरीका क्या होता है कि हम लोग एरोमेटिसिटी चेक करने के लिए कुछ जो कंडीशंस हैं उनको हम लोग अप्लाई करते हैं। अगर वो कंडीशन फुलफिल हो जाती है सारी कंडीशन, तो वो कंपाउंड एरोमेटिक हो जाता है। अगर उनमें से एक भी कंडीशन अगर नहीं सेटिस्फाई करती है उस कंपाउंड में, तो वो एरोमेटिक तो नहीं होगा, लेकिन उस सिचुएशन में वो कंपाउंड कैसा हो जाएगा, एलिसाइक्लिक हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो, तो आपको मैं अब कंडीशंस बताने जा रहा हूँ कि एरोमेटिक कंपाउंड की क्या कंडीशंस होती है, मतलब कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जिनके बेसिस पे हम लोग पता लगा सकते हैं कि गिवन कंपाउंड एरोमेटिक है कि नहीं है, ठीक है। तो देखो, ये कंडीशंस लिखी हुई हैं, इनको बस आपको समझना है अच्छे से, कौन कौन सी कंडीशन है। देखो, हाउ टू चेक एरोमेटिसिटी, यहाँ पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि हम लोग एरोमेटिसिटी कैसे चेक करते हैं, है ना। जो कंपाउंड एरोमेटिक नेचर के होते हैं उनके अंदर एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक आ जाती है, मतलब वो कंपाउंड दूसरे कंपाउंड से थोड़े एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल हो जाते हैं, है ना। और उसी कंडीशन को एरोमेटिसिटी के नाम से हम लोग जानते हैं। तो कोई कंपाउंड एरोमेटिक है कि नहीं, उसके अंदर एरोमेटिसिटी आ रही है कि नहीं आ रही है, तो उसको चेक करने के लिए चार कंडीशन होती हैं, है ना। आपको चार कंडीशंस फुलफिल मतलब की करनी होगी। और बोलते हैं कि अगर कोई कंपाउंड जो आपको दिया हुआ है, अगर वो चारों की चारों कंडीशन सेटिस्फाई कर लेता है, कोई भी गिवन कंपाउंड अगर फोर गिवन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर लेगा, तो फाइनली वो क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। अब कौन सी चार कंडीशन है जो हम लोग को चेक करनी होगी, तो देखो, पहली कंडीशन तो बहुत सिंपल है, कंपाउंड शुड बी साइक्लिक, है ना। पहले तो आपको यही देख लेना है कि जो भी कंपाउंड है वो साइक्लिक है कि नहीं है, क्योंकि एरोमेटिक होने के लिए साइक्लिक का होना क्या है, कंपलसरी है। देखो, आपको ऊपर फ्लो चार्ट जो है उसको एक बार देखो जरा, है ना। जो एरोमेटिक कंपाउंड आ रहे हैं वो किसके अंदर आ रहे हैं, साइक्लिक के अंदर आ रहे हैं कि ए साइक्लिक के अंदर आ रहे हैं, साइक्लिक के है ना। साइक्लिक है ना, ए साइक्लिक में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं, मतलब ए साइक्लिक कंपाउंड नेवर बी एरोमेटिक। आप ऐसे बोल सकते हो कि अगर आपको कोई ए साइक्लिक कंपाउंड दे दिया जाए तो बेटा वो कभी भी एरोमेटिक नहीं होगा,
कोई भी आपको ओपन चेन कंपाउंड दिख जाए, ए साइक्लिक कंपाउंड दिख जाए, तो और आपसे पूछा जा रहा हो कि वो एरोमेटिक है कि नहीं, तो वो तो आप ऐसे ही आंसर दे देना कि वो एरोमेटिक नहीं होगा। तो पहली शर्त तो ये है कि कंपाउंड क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, दूसरी कंडीशन है इट शुड बी प्लेनर। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है। बोलते हैं कि कोई कंपाउंड एरोमेटिक तभी होगा जब वो साइक्लिक के साथ प्लेनर भी होना चाहिए। प्लेनर का क्या मतलब है, क्या कोई बता सकता है प्लेनर का क्या मतलब है? प्लेनर का मतलब ये है कि उस कंपाउंड में जितने भी जैसे आप आप जैसे 4 मेंबर रिंग की बात कर रहे हैं, साइक्लोब्यूटेन की बात कर रहे हैं, तो साइक्लोब्यूटेन में 4 कार्बन एटम है ना। इसके साइक्लोब्यूटेन जो रिंग है, इसके स्केलेटन में 4 कार्बन एटम। अगर ये चारों कार्बन बेटा एक ही प्लेन पर लाई करने लगे, है ना, जैसे मैं स्क्रीन में बना रहा हूँ, तो स्क्रीन में बनाते समय मेरा पेन नहीं उठ रहा है, ठीक है। तो अगर आप ऐसे समझो, जितनी भी 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री होती हैं वो सभी प्लेनर ही होती है, क्योंकि 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री बनाते समय आपका कभी पेन नहीं उठेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही कोई 3D ज्योमेट्री बना रहे होगे और उसको बनाते समय जेड एक्सिस के अलोंग जब आप जाओगे तो आपका पेन उड़ जाएगा। तो कहने का मतलब कि प्लेनरिटी का मतलब ये है कि अगर किसी रिंग के सारे एटम, किसी रिंग के स्केलेटन पे जो एटम बैठे हुए हैं, अगर वो बेटा एक ही प्लेन पर लाई कर रहे हों, तो ऐसी रिंगों को क्या बोलते हैं हम लोग? प्लेनर रिंग बोलते हैं। ठीक है। यस सर। है ना। जैसे आपने ब्लैक बोर्ड देखा होगा, ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड। तो व्हाइट बोर्ड में जब आप मार्कर से लिखते हो तो आपका मार्कर उठता नहीं है, ठीक है। आप कुछ भी व्हाइट बोर्ड में लिखो, कुछ भी उसमें लिखो, तो मार्कर नहीं उठेगा। इसका मतलब वो जितनी ज्योमेट्रीज आप जिसमें ड्रॉ कर रहे हो सारी प्लेनर ज्योमेट्री है, ठीक है ना। अच्छा, और अच्छा कोई 3 डायमें ऐसे कोई नॉन प्लेनर ज्योमेट्री जरा बताओ आप, आपके रूम में कोई ऐसी चीज बताओ जो क्यूब। नॉन प्लेनर है। स्फीयर। क्यूब। क्यूब हो गया, बहुत बढ़िया। क्यूब हो गया, स्फीयर हो गया। तो बहुत सारी ज्योमेट्रीज हैं, जो क्यूबाइड हो गया, जो नॉन प्लेनर होती है। मतलब नॉन प्लेनर में जेड एक्सिस के अलोंग भी आप देखोगे ज्योमेट्री होती है। तो प्लेनर मतलब समझ, सिंपल सी बात है कि अभी हम लोग रिंग की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग रिंग की बात कर रहे हैं। तो अगर कोई भी रिंग के सभी एटम एक ही प्लेन पर लाई करेंगे तो ऐसी रिंग को प्लेनर कहते हैं। अच्छा, हमें कैसे पता चलेगा कि एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? तो उसका एक तरीका होता है केमिस्ट्री में, उसे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू बता सकते हैं। कोई ज्योमेट्री प्लेनर है कि नॉन प्लेनर है, इसे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू देख सकते हैं। उसका तरीका क्या होता है कि हम लोग उसके सभी एटम पे, सभी कार्बन एटम पे क्या कैलकुलेट करेंगे? हाइब्रिडाइजेशन। और अगर सभी एटम पे हाइब्रिडाइजेशन sp2 टाइप का आ जाएगा, अगर हाइब्रिडाइजेशन कैसा आ गया, sp2 टाइप, तो बोल देंगे कि कंपाउंड कैसा है, वो कंपाउंड प्लेनर है, ठीक है। अच्छा, अभी आपको थोड़ा अटपटा लग रहा होगा कि ये सर sp2 क्या होता है। तो ये बस अभी ये एरोमेटिसिटी टॉपिक जैसे ही कंप्लीट होगा आज के ही लेक्चर में, ये मैं सर आपको ये पढ़ाऊंगा। sp2 है या sp स्क्वायर है? नहीं नहीं, इसको sp2 पढ़ते हैं, स्क्वायर नहीं पढ़ते हैं उसको, ठीक है। तो ये आज के लेक्चर में पढ़ाऊंगा भी आपको, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है और कैसे निकालते हैं, ये मैं आज तुम लोग को पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो अभी बस ये पॉइंट आप समझ लीजिए कि अगर किसी रिंग में ईच एटम पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन अगर होता है तो वो कंपाउंड कैसा बनता है? वो एक प्लेनर कंपाउंड की कैटेगरी में आ जाता है। अच्छा, आप फिर कहोगे कि सर हमें तो निकालना ही नहीं आता हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन sp भी होता है, sp2 भी होता है, sp3 भी होता है। तो अभी तो आपको हाइब्रिडाइजेशन जैसे निकालना ही नहीं आता है, तो मैं आपको एक बहुत सिंपल तरीका बताता हूँ
देखो जब भी कार्बन, देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन पे ही हाइब्रिडाइजेशन निकालना हो, ठीक है। और कार्बन, ऐसा कार्बन जिसका एक बॉन्ड अगर डबल बॉन्ड हो, अब समझिए मेरी बात, ऐसा कार्बन जिसका कोई एक बॉन्ड क्या हो, कोई एक बॉन्ड डबल बॉन्ड हो, मतलब डबली बॉन्डेड कार्बन हो, मतलब डबल बॉन्ड से अटैच्ड कार्बन हो, तो 100% उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। डबली बॉन्डेड कार्बन जो होते हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। जैसे आपने नाइन्थ में एल्कीन्स पढ़ी होंगी, एल्कीन, तो एल्कीन में आपने देखा होगा कि एल्कीन के जो कार्बन होते हैं वो डबली बॉन्डेड होते हैं, है ना। और डबली बॉन्डेड कार्बन पे जो हाइब्रिडाइजेशन आता है वो sp2 आता है। तभी बोलते हैं एल्कीन जो होती है प्लेनर शेप की होती है। एल्कीन जो होती है ना बेटा, वो किस शेप की होती है, प्लेनर शेप की होती है। ठीक है, तो आपको अगर प्लेनरिटी चेक करनी है तो बस आप एक काम करना, आप देख लेना कि जो भी स्ट्रक्चर दिया हुआ है उसके सभी कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच्ड है कि नहीं है। अगर उसके सभी कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच्ड होंगे तो वो कंपाउंड कैसा हो जाएगा, प्लेनर हो जाएगा। ठीक है, बोलो ये बात समझ में आ गई। यस Yes, सर। yes. यस और अगर ट्रिपल बॉन्ड रहेंगे तो? और अच्छा, हाँ एक चीज, अच्छा साइकिल में ट्रिपल बॉन्ड कभी आता नहीं है, एक ये तुम लोग को बता देता हूँ। किसी साइकिल में ट्रिपल बॉन्ड आप बनता हुआ नहीं देखोगे। अप टू 8 मेंबर रिंग, 8 मेंबर रिंग तक ट्रिपल बॉन्ड नहीं आता है। और उसका रीजन पढ़ोगे अभी आप लोग आगे क्यों नहीं आता है। लेकिन हाँ सिंगल बॉन्ड तो बहुत कॉमन है, सिंगल बॉन्ड तो आता है। तो अगर एक किसी रिंग का सारे बॉन्ड अगर सिंगल होंगे, चारों बॉन्ड, तो उस पे हाइब्रिडाइजेशन जानते हो क्या होता है, sp3 होता है ना। और sp3 का मतलब उसका शेप प्लेनर नहीं होता है, उसका शेप टेट्राहाइड्रल होता है, टेट्राहाइड्रल शेप। टेट्राहाइड्रल शेप कैसा होता है, जैसे आपने मेथेन की ज्योमेट्री कभी देखी है, मेथेन, मेथेन सी एच Yes. फोर को बोलते हैं। तो मेथेन में कार्बन हाइड्रोजन, दो दो हाइड्रोजन जो होते हैं वो तो सेम प्लेन पे लाई करते हैं, लेकिन इन बच्चे दो हाइड्रोजन में एक प्लेन से बाहर की तरफ लाई करता है। ये समझ लीजिए कि आपकी आई की तरफ बाहर की तरफ निकल के आ रहा है, ठीक है। और एक प्लेन के अंदर जा रहा है, इनसाइड द प्लेन लाई करता है। तो इस तरह का शेप होता है, इसके सारे बॉन्ड एंगल 109 डिग्री होते हैं। ठीक है, 109 डिग्री 28 मिनट एग्जैक्ट अगर बोले, है ना। और तो इस पे सर, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3। ये प्लेनर शेप नहीं होती है इसकी, ठीक है। जो sp बनता है वो कैसे बनता है? sp लीनियर होता है, sp जब हाइब्रिडाइजेशन होता है तो उसके बॉन्ड एंगल 180 हो जाते हैं। sp मतलब जब कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्ट होता है तो उसके सराउंडिंग के बॉन्ड एंगल 180 डिग्री हो जाते हैं। ऐसे शेप को लीनियर शेप बोलते हैं, कैसे? ठीक है। तो अभी बस पॉइंट आप बस समझ दीजिए इस बात को, क्योंकि अभी हाइब्रिडेशन निकालना सीखोगे ही, आज ही मैं बताऊंगा अभी तो वो चीजें और पक्की हो जाएंगी। अभी अभी बस चेक करने के लिए आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होगा तो आप सब बोल दीजिएगा कि उस पे हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन होने का मतलब उसका शेप कैसा हो जाएगा, प्लेनर, प्लेनर। है ना। हाँ, तो ये दो कंडीशन तो ये हो गई, है ना। इसमें कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, कोई चीज अगर ना क्लियर हुई हो किसी भी बच्चे को, ठीक है। चलो अच्छा, तो दो पॉइंट ये हो गए। अब तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन है कंपाउंड शुड बी फॉलो द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। वो जो भी कंपाउंड है उसको रेजोनेंस, उसमें रेजोनेंस की कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। अच्छा आप लोग तो रेजोनेंस में पढ़ ही रहे हो, है ना, तो आप लोगों को तो ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। देखो रेजोनेंस होता क्या है, रेजोनेंस एक्चुअली एक फिनोमिना होता है
ऑर्गेनिक कंपाउंड में। इसको अगर और एक्सप्लेन किया जाए तो डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड, जब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में पाई बॉन्ड मतलब समझ रहे हो, जैसे डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड में दो पाई बॉन्ड होते हैं, तो Yes. है ना, सिंगल बॉन्ड में पाई बॉन्ड होता ही नहीं है। तो जब किसी अच्छा आपको मैं बिल्कुल सिंपल में समझाता हूँ, जो पाई बॉन्ड होता है ना ये बहुत चंचल होता है। इसका ये बोलते हैं कि जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना बहुत चंचल होते हैं, ठीक है, वो एक जगह ठहरते नहीं है ना। ऐसे ही पाई बॉन्ड का भी बिहेवियर होता है। पाई बॉन्ड भी बहुत ज्यादा मोबाइल टाइप का बॉन्ड होता है। और जब किसी कंपाउंड में पाई बॉन्ड अपनी पोजीशन जल्दी जल्दी चेंज करने लगता है तो इस फिनोमिना को बोलते हैं डीलोकलाइजेशन। डीलोकलाइजेशन मतलब पाई बॉन्ड बड़ी जल्दी जल्दी क्या कर रहा है, अपनी पोजीशन को बदल रहा है उस स्ट्रक्चर में। और पाई बॉन्ड के डीलोकलाइजेशन को ही केमिस्ट्री में क्या कहते हैं, रेजोनेंस। ठीक है, तो रेजोनेंस एक ऐसा फिनोमिनन है जिसमें पाई बॉन्ड का क्या होता है, डीलोकलाइजेशन होता है। अब डीलोकलाइजेशन होता है ये बात तो समझ में आ रही है, लेकिन अब हमें कैसे पता चलेगा कि किसमें डीलोकलाइजेशन हो रहा है? क्या कहीं भी पाई बॉन्ड है तो वो डीलोकलाइज करेगा ही करेगा, है ना? क्या ऐसा होता है? तो ऐसा नहीं है। देखो रेजोनेंस कुछ स्पेशल कंडीशंस पे होता है। ऐसा नहीं कि कोई भी पाई बॉन्ड हमेशा डीलोकलाइज करेगा, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए कंडीशन है। देखो क्या कंडीशन है, पहली कंडीशन है इफ ए मॉलिक्यूल हैव अल्टरनेट पाई बॉन्ड। अल्टरनेट, अगर किसी मॉलिक्यूल में अल्टरनेट पाई बॉन्ड हो, पाई बॉन्ड डबल ट्रिपल बॉन्ड में होते हैं, तो ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर उसमें अल्टरनेट में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसमें रेजोनेंस होने लगता है। उस सिचुएशन में जो पाई बॉन्ड है वो अपनी पोजीशन को जल्दी जल्दी चेंज करने लगते हैं, ठीक है। इसका मतलब उसमें रेजोनेंस होने लगता है। जैसे बेंजीन, बेंजीन का स्ट्रक्चर आप देखो जरा, और इसमें देखो इसके जो पाई बॉन्ड है क्या वो अल्टरनेट पोजीशन पे नहीं दिख रहे हैं। अल्टरनेट का मतलब समझ रहे हो, एक छोड़कर एक, है ना। अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, एक छोड़कर एक, है ना। जैसे बेंजीन में देखो पहला पाई बॉन्ड ये बैठा हुआ है, फिर पाई बॉन्ड के बगल में देखो, तो देखो डायरेक्ट इधर लेफ्ट और राइट दोनों तरफ देखो, तो यहाँ पे फिर सिग्मा बॉन्ड है, मतलब यहाँ पाई नहीं है ना, ऐसा कह सकते हो। क्योंकि सिग्मा बॉन्ड तो हर जगह ही होगा ना, तो सिग्मा बॉन्ड को मत देखो, केवल पाई को देखो। फिर अगला पाई बॉन्ड ये है, फिर अगला पाई बॉन्ड है। तो इसमें तीनों पाई बॉन्ड एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अल्टरनेट पोजीशन पे दिख रहे हैं ना। पाई, फिर एक बॉन्ड छोड़ दो, फिर पाई, फिर एक एक बॉन्ड छोड़ दो, फिर पाई। तो पाई सिग्मा पाई ऐसे दिख रहा है आपको, Yes, sir. है ना। तो जब भी आपको इस तरह का कोई स्ट्रक्चर दिखे जिसमें पाई बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे प्रेजेंट हो, तो समझ जाना कि उसमें रेजोनेंस 100% होगा। मतलब ये जो डबल बॉन्ड है वो जल्दी जल्दी अपनी पोजीशन चेंज कर रहे होंगे, है ना। बोलो ये बात समझ में आ रही? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. इसी को हम लोग रेजोनेंस बोलते हैं, है ना। अच्छा इस वजह से होता क्या है कि जैसे अभी ये पाई बॉन्ड इस तरह से आपको दिख रहे हैं, इसमें होता क्या है, ये पाई बॉन्ड अपनी पोजीशन चेंज करने लगते हैं। जैसे ये वाला पाई बॉन्ड इधर आ जाएगा, तो जब ये इधर आएगा तो आगे वाला पाई बॉन्ड नेक्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा, नहीं तो कार्बन की 5 वैलेंसी हो जाएगी ना। और जैसे ये सेकंड वाला आएगा तो ये वाला इधर चला जाएगा, तो इनकी रिलेटिव पोजीशन क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। तो जो एक अगला स्ट्रक्चर बनेगा, मतलब जो दूसरा स्ट्रक्चर बनेगा, वो पहले वाले का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। तो जिन मॉलिक्यूल में क्या होता है कि रेजोनेंस होता है, उसके दो या दो से ज्यादा स्ट्रक्चर्स बनने लगते हैं, क्योंकि एक स्ट्रक्चर दूसरे में कन्वर्ट होता है ना, कई बार दूसरा तीसरे में कन्वर्ट होने लगता है। ऐसे वो आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं। ये जो साइन है ना, इंटरचेंज का साइन है कि पहला स्ट्रक्चर दूसरे में जा रहा है, दूसरा पहले में जा रहा है।
और इसी फिनोमिनन को क्या बोलते हैं हम लोग, रेजोनेंस बोलते हैं। और अच्छा, एक सीधी सी बात है कि जब इतनी जल्दी जल्दी पाई बॉन्ड घूम रहे हैं, ये वाला पाई बॉन्ड इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है ना, फिर इधर आने के बाद फिर वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। तो पाई बॉन्ड जब जल्दी जल्दी अपनी पोजीशन को चेंज करने लगते हैं, तो वहां पे ऐसा लगता है कि हर एक कार्बन के बीच में कौन सा करेक्टर आ गया, पाई बॉन्ड करेक्टर डेवलप हो जाता है। ठीक है, वहां पे हर एक कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड करेक्टर एराइज हो जाता है। और तभी आपने देखा होगा कि बेंजीन के अंदर कई बार सर्किल बनाया जाता है ना। सर्कल क्यों यस बनाया सर। जाता है? सर्कल उसके रेजोनेंस को शो कर रहा होता है। आप ऐसे समझो, आपको सिंपल एग्जांपल बताते हैं। जैसे आपके रूम में फैन लगा होगा, ऐसा हो नहीं सकता कि आपके रूम में फैन ना लगा हो, ठीक है। और अगर वो फैन आप बंद कर दो, तो उस फैन में आपको तीन ब्लेड्स दिखेंगी, है ना। तीन आपको सेपरेट क्या दिखेंगी, ब्लेड्स दिखेंगी, है ना। होती कि नहीं होती? कितनी ब्लेड होती है एक फैन में? 3 3 तीन ब्लेड होती हैं। लेकिन फैन को अगर आप ऑन कर दो, तो फैन जब चलने लगता है, तो आप चल जिस समय चल रहा हो अच्छी खासी स्पीड में, फिर आप उसको देखो, जैसे आपके रूम में चल भी रहा होगा फैन, आप जरा देखो ऊपर, तो आपको कितनी ब्लेड दिख रही है? क्या तीन ब्लेड भी आप नहीं। सेपरेटली देख तो चारों तरफ ब्लेड दिख रही है। नहीं, हाँ, तो आपको एक्चुअली चलते समय आप तीन ब्लेड को डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी वो अपनी पोजीशन चेंज कर रही हैं। तीनों ब्लेड की स्पीड ठीक ठाक है, वो अपनी पोजीशन, रिलेटिव पोजीशन इतनी जल्दी जल्दी चेंज कर रहे हैं कि आपको लग रहा हो कि ढेरों ब्लेड चल रही हैं। आपको लग रहा होगा कि ना जाने कितनी ब्लेड घूम रही है ना। जबकि है वो कितनी ब्लेड, 3 तीन। 3 और ऐसा लग रहा होगा कि वो कई सारी ब्लेड एक सर्कुलर पाथ में रोटेट हो रही है ना। मतलब हर समय हर जगह ब्लेड ही दिख रही होगी उस रेडियस में, ठीक है, जो ब्लेड की रेडियस होगी। तो ऐसा ही कुछ इनमें भी होता है कि जिन मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड जल्दी 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 घूमते रहते हैं, तो बेटा वहां पे ऐसा मतलब उनमें जब हम लोग उनकी बॉन्ड लेंथ वगैरह मीजर करते हैं, तो उनकी सारी बॉन्ड लेंथ सेम आने लगती है, क्योंकि हर जगह डबल बॉन्ड करेक्टर डेवलप हो जाता है। इतनी जल्दी जल्दी पाई बॉन्ड घूम रहे हैं कि पाई बॉन्ड करेक्टर हर दो कार्बन के बीच में जो पाई बॉन्ड करेक्टर है, वो आइडेंटिकल पाई बॉन्ड करेक्टर आ जाता है। ठीक है, ये रेजोनेंस में इसी को एक्सप्लेन किया जाता है। रेजोनेंस इसी फिनोमेना को बोलते भी। तो ये तो मैंने आपको पूरा डिटेल में समझा दिया है, लेकिन अभी फिलहाल आपको इतने डिटेल की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी केवल बेटा आपको पहचानना होगा। जैसे देखो, एक स्ट्रक्चर मैंने ये पड़ोस में बनाया है, आप इसको देख के बताओ कि क्या इसमें रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा। सर होगा। 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 होगा, है ना। तो बस यही आपको पहचानना है। फिलहाल इतना पहचान लोगे तो आप एरोमेटिक वगैरह ये सब बता ले जाओगे, ठीक है। बस आपको अभी ये बस पहचानना आना चाहिए कि डबल बॉन्ड अगर अल्टरनेट पोजीशन पे है, मतलब पाई बॉन्ड अगर बेटा पाई सिग्मा पाई अगर अल्टरनेट, इस रिंग में भी देखो, इस रिंग में भी देखो, और इस जितनी रिंग है सब में फिर देख, अगर एक से ज्यादा रिंग है तो सब में फिर देखना। तो इधर भी देखो पाई सिग्मा पाई, इधर भी पाई सिग्मा पाई, ठीक है, क्योंकि ये वाला पाई बॉन्ड तो दोनों के लिए कॉमन है ना, इधर इसको इधर बनाओ या इधर बनाओ एक ही बात है, ठीक है। तो इसमें भी रेजोनेंस होगा। अच्छा बताओ, इस मॉलिक्यूल में होगा रेजोनेंस, ये तीसरा वाला जो है? नो सर। नो सर। नो नहीं होगा। नो सर। क्यों? इसमें भी तो अल्टरनेट में, इसमें क्यों नहीं होगा? तो सर ये साइकिल साइकिल नहीं और है ना। सर इट इज तो नॉट अ मैंने, साइकिल। अरे देखो, मैंने सर होगा। रेजोनेंस, रेजोनेंस होने के लिए साइक्लिक होना जरूरी थोड़ी ना है। वो तो एरोमेटिक होने के लिए साइक्लिक होना जरूरी है। रेजोनेंस होने के लिए साइक्लिक, रेजोनेंस साइक्लिक कंपाउंड में भी हो सकता है और ओपन चेन कंपाउंड में भी हो सकता है ना।
बस उसके लिए कंडीशन है कि उसमें पाई बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन हो, एक छोड़ के एक होना चाहिए। तो इसमें पाई बॉन्ड अल्टरनेट में है, तो इसमें रेजोनेंस, अगर कोई पूछे कि इसमें रेजोनेंस है कि नहीं, तो ये बोल दो यस है, क्योंकि दोनों पाई बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन में। लेकिन हाँ, कोई पूछे ये एरोमेटिक है कि नहीं, तो एरोमेटिक नहीं होगा, क्योंकि ये साइक्लिक नहीं है। क्योंकि देखो, साइक्लिक होने के लिए, एरोमेटिक होने के लिए साइक्लिक होना कंपलसरी है। ठीक है ना? बात आई समझ में? यस सर। यस सर पाई बॉन्ड किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में अपने प्लेसेस ऑल्टरनेट तरीके से एक्सचेंज करते हैं? पाई बॉन्ड नहीं, इसमें एक्चुअली डायरेक्शन का कोई मतलब होता नहीं है ना? इसमें ऐसा नहीं कि जब सारे एटम सेम होते हैं तो वहां डायरेक्शन का मतलब नहीं होता है। जैसे इसमें सारे एटम कार्बनी है ना, तो यहाँ डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर मान लो कार्बन और किसी हेट्रो एटम के बीच में डबल बॉन्ड हो, तो फिर उसमें डायरेक्शन का मतलब थोड़ा सा होता है। वहां पे जो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है ना, उसकी तरफ फिर मूव कर जाते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है? क्या एक बार तो रिपीट कर दीजिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जब सारे एटम सेम होते हैं तो वहां डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है? यस। बस आपको इतना देखना है कि पाई बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे है तो रेजोनेंस होगा, और अगर पाई बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन में नहीं है तो रेजोनेंस नहीं होगा। ठीक है? यस। क्लियर हो गई बात? यस अच्छा, सर। तो एक कंडीशन तो ये हो गई, लेकिन रेजोनेंस की भी दो कंडीशन होती है, एक नहीं होती है। तो एक तो चलो ये हो गई, लेकिन एक कंडीशन और होती है, इसको भी समझ लो भाई। दूसरी कंडीशन है मॉलिक्यूल शुड हैव लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज ऑन द एडजेसेंट पोजीशन ऑफ पाई बॉन्ड। ठीक है? पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड वाला भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड वाला भी हो सकता है। देखो, ये कंडीशन कह रहा है कि डबल बॉन्ड के एडजेसेंट पोजीशन में, डबल बॉन्ड के पड़ोस वाली पोजीशन में, मतलब जिस कार्बन से डबल बॉन्ड जुड़ा है उससे डायरेक्टली बॉन्डेड कार्बन पे कभी निगेटिव चार्ज आपको दिखने लगे। जैसे पहला एग्जांपल में आप देख लो, डबल बॉन्ड के जस्ट पड़ोस वाली पोजीशन पे आपको निगेटिव चार्ज दिख रहा है, तो इसमें भी रेजोनेंस होता है ना? ऐसे केस में इसमें रेजोनेंस हो जाएगा। ऐसे ही डबल बॉन्ड के पड़ोस वाले एटम पे अगर लोन पेयर दिखने लगे, है ना, डबल बॉन्ड के पड़ोस वाले एटम पे क्या दिखने लगे? लोन पेयर दिखने लगे, तो भी वो जो लोन पेयर देख रहे हो, ये चुपचाप नहीं बैठेगा, ये पूरे स्ट्रक्चर में डीलोकलाइज करने लगेगा, ये लपक झपक करने लगेगा, ये इधर जंप मारेगा, ये पाई बॉन्ड इधर जंप मारेगा, इसमें ये इधर जंप मारेगा, ये इधर जंप मारेगा, मतलब ये डीलोकलाइज करने लगेगा। ऐसे ही डबल बॉन्ड के पड़ोस वाले एटम पे लोन पेयर दिखने लगे, है ना, जैसे इसमें ऑक्सीजन पे लोन पेयर दिख रहा है, तो ये लोन पेयर जो है वो चुपचाप नहीं बैठने वाला है ना, ये पूरे मॉलिक्यूल में घूमेगा, है ना, तो ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएगा। ऐसे ही ये वाला लोन पेयर भी पूरे रिंग में घूमेगा, ये लोन पेयर भी अल्टरनेट है ना। देखो, सीधी सी कहानी, देखो पाई बॉन्ड के पड़ोस वाले एटम पे अगर लोन पेयर दिख जाए या निगेटिव चार्ज दिख जाए, इवन अगर पॉजिटिव चार्ज भी दिख जाए डबल बॉन्ड के पड़ोस एटम पे, है ना, तो भी वो रेजोनेंस में क्या हो जाता है? इन्वॉल्व हो जाता है। लेकिन इसमें भी ध्यान रखना कि ये बात जस्ट एडजेसेंट एटम पे है, बिल्कुल जस्ट पड़ोस वाले एटम पे है। अगर जैसे मान लो ऐसा कोई स्ट्रक्चर दिखे कि ये है डबल बॉन्ड और निगेटिव चार्ज अगर यहाँ बैठा हुआ है, तो अब क्या ये निगेटिव चार्ज इस पाई बॉन्ड के साथ लपक झपक करेगा, मतलब डीलोकलाइज होगा? नो 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 सर। सर। हाँ, तो अब नहीं होगा, क्योंकि जस्ट एडजेसेंट पड़ोस वाली पोजीशन पे होगा, तो इसमें नो रेजोनेंस, इसमें कोई रेजोनेंस नहीं है। ठीक है? तो एक ये दूसरी कंडीशन भी होती है, मतलब ये दोनों कंडीशन हमें पता होनी चाहिए। ठीक है? सर अगर सर ये मतलब कंटिन्यू रहे, ये जो पाई बॉन्ड है सर, अगर ये कंटिन्यू वे में रहे और फिर एक जैसे फिर एडजेसेंट बनाए पाई ये लोन पेयर से,
तो फिर क्या सर ये होगा रेजोनेंस? हाँ, वहां पे बताएं, वहां पे रिले टाइप की रेस होगी कि पाई बॉन्ड जब तक अल्टरनेट में है, तो पाई पाई के साथ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। फिर उसके आगे अगर मान लो कोई एटम है जिसपे लोन पेयर है, तो फिर वो पाई इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड फिर उस लोन पेयर के साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएगा। तो मतलब उसमें ये आप जो बोल रहे हो ना, वो मिक्स कंडीशन हो जाएगी, है ना। जैसे ये वाला एग्जांपल देखो, तो ये वाला एग्जांपल एक तरह से इसमें ये वाली कंडीशन भी लग रही है, और ये लोन पेयर वाली कंडीशन भी लग रही है ना। देखो कि ये दोनों पाई बॉन्ड तो आपस में रेजोनेंस कर ही रहे होंगे, क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट में है ना। और ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर इस पाई बॉन्ड के साथ में भी अल्टरनेट में है, और इधर से अगर देखो तो लेफ्ट वाले के साथ भी अल्टरनेट में। इसका मतलब ये लोन पेयर भी पाई बॉन्ड के साथ घूमेगा रिंग रिंग में, और ये पाई बॉन्ड भी आपस में डीलोकलाइज करेंगे, मतलब पूरी रिंग में रेजोनेंस चलेगा इसमें, सर अगर इसमें अपर है ना। पोर्शन में भी अगर पाई बॉन्ड बन जाए तो? हाँ, लेकिन अल्टरनेट होना चाहिए, लगातार दो पाई बॉन्ड होंगे तो रेजोनेंस नहीं होगा। अगर सर आपने अगर लगातार, हाँ, सर अगर मतलब लोन पेयर एडजेसेंट में हो और ये पाई बॉन्ड लगातार हो तो भी नहीं होगा रेजोनेंस? नहीं, फिर आगे बढ़ नहीं पाएगा ना पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड लगातार हो ओके जाएंगे सर। ना, तो वो लोन पर जब जंप मारेगा तो पाई बॉन्ड को आगे पोजीशन पे मूव करना पड़ेगा, और उसके आगे पहले ही से पाई बॉन्ड है, तो वो मूव नहीं, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड रिंग में स्टेबल नहीं होता है ना। तो हम्म। वहां सर पे फिर इस नहीं केस पाएगा। सर इस केस में अगर नीचे लोन पेयर ना हो और ऊपर से तो ये पाई बॉन्ड ऑल्टरनेट है, लेकिन नीचे तो नहीं है, अगर ये लोन पेयर हटा दें। अच्छा देखो, हम समझ रहे हैं रहेगा। देखो, आपका कहना ये है कि जैसे इस ऑक्सीजन को हटा दें हम, और इसकी जगह नॉर्मल कार्बन ही लगा देते हैं, है ना। यस। तो अब बताओ, आप ही लोग बताओ, इस मॉलिक अगर आपसे पूछा जाए कि इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो क्या आंसर देंगे, यस कि नो। सर नहीं होगा। नो सर, नहीं होगा। ये पाई बॉन्ड आपस में नहीं रेजोनेंस करेंगे, ये तो अल्टरनेट में है ना, ये सर दोनों एक पॉइंट अच्छा। आएगा जब दोनों ऑल्टरनेट में रहेंगे, जब मान लीजिए इट इज हियर। नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, देखो ये पाई बॉन्ड इधर आएगा, ये इधर आ जाएगा, इस तरह से बन करेंगे रेजोनेंस, है ना। अच्छा, रेजोनेंस होने के लिए कम से कम दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर बन रहे हैं, तो वो मिनिमम कंडीशन होती है रेजोनेंस की। मतलब नहीं कि तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने, जैसे बेंजीन में तीन बनते हैं, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं, कम से कम दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बस बन जाए तो बोल देंगे कि हाँ उस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस हो रहा है। तो जब ये इधर आएगा तो ये वाला आगे बढ़ जाएगा, या ये इधर आएगा तो ये वाला आगे बढ़ जाएगा, तो इसमें रेजोनेंस होगा। ऐसा नहीं कि इसमें रेजोनेंस नहीं होगा, बिल्कुल होगा, है ना। क्योंकि यस। क्योंकि इसमें ये वाली कंडीशन लग रही ना, ये ये दोनों पाई बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन में। हाँ, ये एक पॉइंट ये कह सकते हैं कि इसमें पूरी रिंग में रेजोनेंस नहीं हो पाएगा, पूरी कंप्लीट रिंग में, क्योंकि देखो ये जब आगे जाएगा तो ये इधर आएगा, फिर वो पाई बॉन्ड जो यहाँ पे आएगा, है ना, वो फिर आगे नहीं बढ़ पाएगा, मतलब उसके दो ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन पाएंगे। जैसे तो देखो बेंजीन में क्या है, बेंजीन में पूरी रिंग में वो घूमते ही चले जा रहे हैं, तो पूरा सर्कल बन जाएगा, लेकिन इसमें सर्कल नहीं बन पाएगा, इसमें केवल इसके इतने पोर्शन में रेजोनेंस हो जाएगा, है ना। मेरी बात समझ आ रही है। सर मतलब इसमें इसे आधा, बस एक बार हो। यस सर। हाँ, इसमें जब उसका हाइब्रिड बनाओगे तो उसमें आधा चांद बनता हुआ नजर आएगा, इसे पूरा चांद नहीं बन पाए, मतलब इसमें इतना इतना पोर्शन में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, ठीक है। तो
तो इसमें रेजोनेंस होगा लेकिन पार्शियल रेजोनेंस होगा, कंप्लीट पूरी रिंग में रेजोनेंस नहीं होता। लेकिन अगर यहाँ पे मैंने जैसे ऑक्सीजन बैठा दिया है, ऑक्सीजन के बाद लोन पेयर है, अब पूरी रिंग में रेजोनेंस होगा, क्योंकि देखो ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा, खटाखट 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 वो घूमते रहेंगे, लोन लोन पेयर पार्टिसिपेट करने लगेगा ना फिर पाई बॉन्ड के साथ। यस सर बट ये तो फिर होमोसाइक्लिक भी नहीं रहेगा, ये तो हेटेरोसाइक्लिक हो जाएगा अगर ऐसे नहीं, हो जाए। हाँ तो देखो रेजोनेंस होने के लिए नो सर, नो रेजोनेंस होने के तो नहीं, बट हेटेरोसाइक्लिक, अगर हम लोग को वो उसके लिए चाहिए रहेगा, एरोमेटिक के लिए। हाँ तो हेटेरोसाइक्लिक हो सकते हैं। देखो एरोमेटिक ऊपर हेटेरोसाइक्लिक हो सकता है। हाँ देखो ऊपर वाला चार्ट अगर देखो ध्यान से, देखो उसमें एरोमेटिक जो है वो होमोसाइक्लिक में भी आते हैं और एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक में भी आते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि एरोमेटिक होने के लिए होमोसाइक्लिक होना कंपलसरी है, ऐसा नहीं कि हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड भी एरोमेटिक होते हैं, कई सारे एग्जांपल आपको मिल जाएंगे, है ना। हाँ साइक्लिक होना बहुत जरूरी, क्योंकि अल्टीमेटली और एरोमेटिक साइक्लिक में ही आते हैं, उसमें साइक्लिक कंपाउंड में नहीं होते। सर जो आपने पहला एग्जाम्पल दिया था कि सर मॉलिक्यूल शुड हैव ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड, तो सर इसमें हाँ जो बीच वाला है सर, जिसमें 2 रिंग्स बनी हुई हैं, बीच वाला एग्जाम्पल सर, तो ऐसे हाँ अगर 2 ये रिंग्स में किसी एक रिंग में सर अगर ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड नहीं होगा तो सर फिर ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं हो पाएगा। अच्छा आपको कहना है कि सर एक रिंग के हटा दे पाई बॉन्ड। यस सर, ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड। हाँ तो हाँ बिल्कुल सही। अब जैसे देखो, जैसे इस बच्चे ने कितना प्यारा क्वेश्चन पूछा। अब बताओ इस स्ट्रक्चर में क्या इस स्ट्रक्चर में अगर पूछा जाए कि रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो क्या आंसर है? नो सर। सर एक पार्ट में हो रहा है और दूसरे में नहीं हो रहा है। हाँ तो इस अगर अगर किसी भी कंपाउंड के किसी भी पोर्शन में रेजोनेंस हो रहा है तो हम लोग यही बोलेंगे कि हाँ इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस हो रहा है। अगर हमसे यही पूछा जाएगा कि ये इसमें रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो आंसर यस ही देंगे। और यस किस रिस्पेक्ट में देंगे? ये जो लेफ्ट वाली रिंग है, क्योंकि इसमें रिंग में तो चल ही रहा होगा रेजोनेंस, है ना, क्योंकि इसके तीनों पाई बॉन्ड तो अल्टरनेट पोजीशन पे ही है ना। ठीक है, क्लियर है। लेकिन अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा है कि क्या इसमें दोनों रिंग में रेजोनेंस हो रहा है, तो फिर आंसर देंगे कि नहीं, दोनों रिंग में नहीं हो रहा है, केवल एक लेफ्ट वाली रिंग में ही हो रहा है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? यस सर। अच्छा अब जैसे मैंने पाई बॉन्ड लगा दिए, अब क्या है कि इसमें दोनों रिंग मतलब पूरे कंप्लीट स्ट्रक्चर में रेजोनेंस हो रहा है। इस सिचुएशन में पूरे कंप्लीट स्ट्रक्चर में रेजोनेंस हो रहा है। सर ठीक है? इस केस इस एग्जाम हाफ में भी एक बॉन्ड और लगा दे तो वो ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, तो वो भी पाई बॉन्ड होगा, उसमें भी होगा ना रेजोनेंस। ट्रिपल बॉन्ड साइक्लिक कंपाउंड में नहीं बनता है बेटा, उसमें रिंग ब्रेक हो जाएगी, क्योंकि बॉन्ड एंगल 180 होने लगेगी ना, 180 होती ही रिंग ब्रेक हो जाएगी। ओके सर। रिंग के बॉन्ड एंगल 180 नहीं हो सकते ना। ट्रिपल बॉन्ड आ सकता है लेकिन वो एसाइक्लिक कंपाउंड में आ सकता है, ओपन चेन कंपाउंड, लेकिन ओपन चेन कंपाउंड एरोमेटिक होते नहीं। इसलिए मैं ट्रिपल बॉन्ड वाला एग्जांपल इसलिए कोई डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वैसे स्ट्रक्चर बनते ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते, है ना। यस सर। अब तो देखो आप लोगों ने 3 कंडीशन समझ ली हैं, है ना। एक तो साइक्लिक हो गया, है ना, साइक्लिक तो चेक करना बहुत आसान है। फिर प्लेनरिटी चेक कर लेंगे, प्लेनर के लिए देख लेंगे कि उसके कार्बन डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है कि नहीं। और तीसरा आपने रेजोनेंस भी समझ लिया है ना, कि रेजोनेंस होगा, बस आपको चेक करना होगा कि रेजोनेंस है कि नहीं, बस इतना चेक करना होगा। अभी आपको कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं बनवाए जाएंगे। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो वो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में जब पढ़ोगे तो वहां पे बहुत डिटेल में पूरा एक लेक्चर आपको रेजोनेंस के रिस्पेक्ट में ही। ठीक है, अभी तो बस आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन बस मैंने दिया
अब देखो जितना अभी जरूरी है यहाँ पे ऑर्गेनिक में, अब इसमें चौथा रूल है, चौथा पॉइंट है, इट शुड बी फॉलो हकल रूल। देखो एक साइंटिस्ट थे हकल, उन्होंने एक रूल दिया था, और जो ये एरोमेटिसिटी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये एरोमेटिक के बारे में सबसे पहले इन्होंने ही बताया भी था कि नेचर में कुछ कंपाउंड ऐसे भी होते हैं जो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल होते हैं, उनको एरोमेटिक, एरोमेटिक वर्ड इन्होंने ही रखा, ये नाम इन्होंने ही दिया है था। तो उन्होंने एक रूल भी दिया था, एरोमेटिसिटी को चेक करने का एक रूल भी दिया था, और ये इन्होंने एक जनरल फॉर्मूला डिराइव किया था। एक फॉर्मूला उन्होंने दिया था कि इनका कहना था कि इफ ए कंपाउंड contains 4n plus 2 pi electrons, if a compound contains 4n plus 2 pi electron, then it will follow Huckel rule। ठीक है, इनका कहना ये था कि अगर किसी कंपाउंड में 4n plus 2 pi इलेक्ट्रॉन अगर हैं, तो वो कंपाउंड हकल रूल कर ले जाएगा। ठीक है, ये इनका कहना था, है ना। हकल रूल क्या होता है? अगर आपसे कभी पूछा जाए एग्जाम में कि डिफाइन हकल रूल, है ना, एक्सप्लेन अबाउट हकल रूल, 1 मार्क्स में ऐसे सब्जेक्टिव पेपर में आते हैं क्वेश्चन, तो उसमें आप बोल देना कि इफ ए कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स 4n plus 2 pi इलेक्ट्रॉन, देन इट विल फॉलो हकल रूल। सिंपल सा स्टेटमेंट आपको दे देना है। अब देखो ये जो फॉर्मूला उन्होंने दिया था, उन्होंने जनरल फॉर्मूला दिया था। एन यहाँ पे जो है वो एक नंबर है, इंटीजर वैल्यू है, या इसको आप नेचुरल नंबर भी बोल सकते हो। ठीक है, तो एन की वैल्यू यहाँ पे आप 0 से स्टार्ट कर सकते हो। एन की वैल्यू 0 ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, लेकिन कोई होल नंबर ही लीजिएगा। ठीक है, जैसे आप सपोज एन की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कर दो, तो एन 0 रख दोगे तो इससे कितने पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 2 पाई इलेक्ट्रॉन, है ना। अच्छा, फिर चलो एक बार आप 1 रख के देखो जरा कितना आ रहा है, तो एन 1 रखते ही कितने पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो देखो मैंने 2 के बाद 6 लिख दिया। फिर एन की वैल्यू अगर 3 रख दो यहाँ पे तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अगर कोई बच्चा 4 रख देगा तो 14 आ जाएगा, है ना, एस सो ऑन। ऐसे आप रखते चले जाओ, तो उसमें इस फॉर्मूले से 2 पाई, इस फॉर्मूले में 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, या फिर 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, है ना, या 10 पाई इलेक्ट्रॉन, या 14 या 18। 4 के डिफरेंस में बोल सकते हो। बहुत ज्यादा वैसे आएंगे नहीं, 18 से ज्यादा कभी होंगे भी नहीं, लेकिन इसी तरह से आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी कंपाउंड में हम लोग पाई इलेक्ट्रॉन का नंबर काउंट कर रहे हैं, और जैसे मान लो अपने पाई इलेक्ट्रॉन निकाले और सपोज 2 पाई इलेक्ट्रॉन आ गए, या 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ गए, या फिर उस कंपाउंड में 10 पाई इलेक्ट्रॉन आ गए, तो उस कंडीशन में वो हकल रूल क्या कर जाएगा? फॉलो कर जाएगा। ठीक है, मतलब इनमें से किसी के भी बराबर पाई इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है, ये जितने नंबर लिखे हुए ना, 2 पाई, 6 पाई, 10 पाई, इनमें से किसी के भी बराबर पाई इलेक्ट्रॉन आ गए तो फिर हकल रूल फॉलो कर जाएगा। और अगर वो चारों पॉइंट फॉलो कर गया, मतलब हकल के साथ बाकी ऊपर वाले 3 पॉइंट भी उसमें वैलिड है, तो फिर वो क्या हो जाएगा? कंपाउंड एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें आती है बात कि सर हम पाई इलेक्ट्रॉन निकालेंगे कैसे, है ना, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन को काउंट कैसे करेंगे? तो देखो पाई इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत आसान है। पाई इलेक्ट्रॉन को जो नंबर होता है, पाई, आप क्या करो, पाई बॉन्ड का नंबर काउंट कर लेना। पाई बॉन्ड तो आप गिनना जानते हैं, डबल बॉन्ड में 1 पाई बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड होता है ना। आप पाई बॉन्ड का नंबर निकाल लेना और उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपको सीधे क्या आ जाएंगे? पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि देखो जब भी एक पाई बॉन्ड बनता है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे ए और बी, ये 2 एटम सपोज पाई बॉन्ड बना रहे हैं, तो उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन ए का पार्टिसिपेट करेगा और एक इलेक्ट्रॉन बी का पार्टिसिपेट करेगा, है ना। तो पाई बॉन्ड एक तरह का बेटा कोवेलेंट बॉन्ड ही है, तो होता है। और एक कोवेलेंट बॉन्ड बनने में कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। इसका मतलब पाई इलेक्ट्रॉन का नंबर निकालना तो बहुत आसान हो गया।
जो भी आपको स्ट्रक्चर दिया जाए उसमें आप पाई इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड का नंबर काउंट कर लेना। पाई बॉन्ड तो आपको दूर से दिख जाएंगे, और 2 से और मल्टीप्लाई कर देना तो पाई इलेक्ट्रॉन का नंबर मिल जाएगा, है ना। पाई सर इलेक्ट्रॉन पाई की सिग्मा हाँ सर हाँ, क्या पाई करो की बेटा? सर पाई आप इलेक्ट्रॉन की सिग्मा इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन, अरे ये लिखते समय कुछ गड़बड़ हो गया है, वो पाई है सिग्मा, ठीक है। मतलब यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन से, है ना, हक्कल रूल अप्लाई जब करते हैं, क्योंकि देखो जो डीलोकलाइज करता है, जो चंचल प्रकृति का है वो पाई बॉन्ड होता है। सिग्मा बॉन्ड तो स्टैटिक होता है, वो तो एक जगह बन गया तो बन गया, वो तो अपनी पोजीशन ही नहीं बदलता है कभी। सिग्मा बॉन्ड है ना, पाई इलेक्ट्रॉन का नंबर निकालना है हम लोग को। अब जैसे देखो ये वाला एग्जांपल मैं आपको पहले एक कुछ एग्जांपल आपको मैं समझाऊंगा, आप लोग बस समझो तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि कैसे निकालते हैं। जैसे ये स्ट्रक्चर में अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें बताओ कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, तो आप पाई बॉन्ड बता पहले काउंट करो कि इसमें पाई बॉन्ड कितने हैं। तो आप कहोगे सर 1 एक ही तो पाई बॉन्ड है ना। डबल बॉन्ड में एक ही पाई बॉन्ड होता है, यही वाला पाई बॉन्ड है। और एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर रहे होंगे, तो एक पाई बॉन्ड में 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए इसमें? 2 पाई 2। इलेक्ट्रॉन। यस सर 2 और 2, है ना, 2 हो गए, ठीक है, क्योंकि एक पाई बॉन्ड है और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड में 2 का, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड का डबल कर दो सीधे, पाई इलेक्ट्रॉन आ गए। और 2 पाई इलेक्ट्रॉन हकल की सीरीज में देखो आते हैं कि नहीं आते, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन तो यार आते ही है, सबसे पहले 2 ही पाई बैठे हुए हैं। इसका मतलब ये जो कंपाउंड आपको दिया गया है ना, ये वाला स्ट्रक्चर, ये हकल रूल इसमें वैलिड है, इट विल फॉलो हकल रूल। ये कंपाउंड जो आपका जो स्ट्रक्चर आपको मैंने ये बना के दिया है ना, इसमें हकल रूल वैलिड है। अगर केवल इसमें हकल रूल ही चेक करें तो हकल रूल इसमें वैलिड है। लेकिन अच्छा कोई बता सकता है क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक होगा? हकल रूल तो इसमें वैलिड हो गया। नो सर नो सर नो सर। नो सर। नो नहीं सर। होगा, सर ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या रीजन बताओ क्यों नहीं होगा? रेजोनेंस सर ही नहीं होगा सर, रिजोनेंस नहीं फॉलो कर रहा ऑल्टरनेट है, नहीं है। रिजोनेंस नहीं है। हाँ हाँ, रेजोनेंस नहीं हो रहा है ना इसमें। हाँ, अरे तुम लोग तो बड़ी जल्दी समझ गए। तो देखो इसमें यही यही चीज बस समझनी है कि देखो एरोमेटिक होने के लिए ऐसा नहीं कि इनमें से कोई एक कंडीशन फुलफिल हो गई तो आप उसको एरोमेटिक कर दो, नहीं। ये जो चारों कंडीशन, जब चारों की चारों कंडीशन एक साथ फुलफिल होंगी, एप्लीकेबल होंगी, तब वो कंपाउंड एरोमेटिक होगा, है ना। साइक्लिक, प्लेनर, ठीक है, और रेजोनेंस, और लास्ट में हकल रूल, है ना। मतलब चारों कंडीशन। अब जैसे ये हकल रूल तो इसमें है ना वैलिड हो गया, लेकिन इसमें रेजोनेंस तो नहीं हो रहा है ना। अकेला एक ही पाई बॉन्ड है तो अकेला पाई बॉन्ड थोड़ी ना रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा, ठीक है, है ना। तो पॉसिबल ही नहीं, तो इसका मतलब ये एरोमेटिक नहीं है। तो अच्छा ये एरोमेटिक नहीं है तो इसको हम लोग क्या बोलें? तो इसको बोलेंगे ये एलिसाइक्लिक है। जो कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होते हैं उनको क्या बोलते हैं? एली साइकिल। एलिसाइक्लिक बोलते हैं। तो इसको आप एलिसाइक्लिक कह सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ये वाला है, इसमें आप मुझे बताओ इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन इस मॉलिक्यूल में? 4 पाई इलेक्ट्रॉन। 4 पाई इलेक्ट्रॉन, बहुत बढ़िया। तो जब इसमें आपने बता दिया मुझे 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो अच्छा बताओ ये हकल रूल फॉलो कर नो रहा है कि सर नहीं कर रहा है? नो नहीं कर रहा। यस सर। नो तो हकल सर की नो। है ना, हाँ, हकल की सीरीज में 2 पाई के बाद 6 पाई आता है, 4 पाई नहीं आता है ना। इस सीरीज में 4 पाई इलेक्ट्रॉन आते ही नहीं। तो ये कंपाउंड तो हकल रूल ही फेल कर गया है ना, ये तो हकल रूल डिसओबे कर गया। जो कंपाउंड हकल रूल ही डिसओबे कर जाए तो वो तो कभी एरोमेटिक हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कंपाउंड भी क्या हो गया? एली एलिसाइक्लिक, है ना। ये आप समझ में आ रहा है तुम लोग को? फंडा समझ यस यस में आ रहा है? सर। सर। अच्छा, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि बेंजीन इज ए एरोमेटिक कंपाउंड, ऐसा स्टेटमेंट आपने कई बार सुना भी होगा। लेकिन अगर आपको कोई प्रूफ, अगर आपको 11th क्लास में कोई पूछे या प्रूफ करने को बोले कि एक्सप्लेन व्हाई बेंजीन इज ए एरोमेटिक कंपाउंड,
तो आपको बताना पड़ेगा कि ये चारों कंडीशन फुलफिल कर रहा है। पहली कंडीशन की ये साइक्लिक है ना। दूसरी कंडीशन इसमें सारे कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, इसका मतलब इसके हर एक कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 होगा, है ना। sp2 इस होने का मतलब ये रिंग कैसी हो गई, प्लेनर हो गई। और तीसरा इसमें रेजोनेंस भी है क्योंकि अल्टरनेट पोजीशन में पाई यस बॉन्ड सर। है, ये तीनों पाई बॉन्ड जल्दी जल्दी अपनी पोजीशन चेंज भी कर रहे होंगे। और चौथी कंडीशन हकल रूल भी चलो चेक कर लेते हैं, इसमें कितने पाई बॉन्ड हैं, 3, 3 का डबल कर दो, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है और 6 पाई इलेक्ट्रॉन हकल की सीरीज में आते हैं। यस सर। इसका मतलब अरे ये तो पप्पू पास हो गया, पप्पू पास हो गया मतलब ये तो चारों कंडीशन फुलफिल कर गया, ये साइक्लिक भी निकल गया, ठीक है, ये प्लेनर भी निकल गया, ठीक है, ये इसमें रेजोनेंस भी हो रहा है और ये हकल रूल भी फुलफिल कर गया। तो अगर कोई मॉलिक्यूल बेटा चारों कंडीशन फुलफिल करेगा तो फिर वो एरोमेटिक हो जाएगा। इसका मतलब सर जब ये जो बेंजीन है वो आपका एरोमेटिक कंपाउंड। हाँ बोलो। सर जब 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते तब तो सिंगल बॉन्ड बनता है। बेटा दो एटम देखो ऐसे मत उसको याद करो, जब भी दो इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करते हैं तो एक कोवलेंट बॉन्ड बनता है। यस अब वो कोवलेंट बॉन्ड सिग्मा भी हो सकता है, पाई भी हो सकता है ना। ठीक है, सर मतलब अगर डबल बॉन्ड बने तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। हाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिर कम ही स्केलिंग रहेंगे बढ़ ना। जाएगी। जैसे देखो दो एटम अगर मान लो कि दो ही इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तब तो सिंगल ही बॉन्ड बनेगा, लेकिन दो एटम मान लो अगर 4 इलेक्ट्रॉन शेयर पहले एक एक करें तो सिंगल, फिर एक एक और शेयर कर गए तो फिर डबल बन जाएगा और डबल वाला पाई बॉन्ड हो जाएगा, है ना। तो जब पाई बॉन्ड है तो 4 इलेक्ट्रॉन्स मिनिमम है, तो यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं फर्स्ट केस में जब n 0 रखते हैं। तुमने पहला लेक्चर छोड़ दिया था क्या सिग्मा पाई बॉन्ड वाला, सर यस सर, पढ़ा वो था। मेरी क्लास वो उसके बाद से मैंने क्लास ज्वाइन की थी। अच्छा अच्छा, तो उसको तो आज तुमने उसका वीडियो लेक्चर भी नहीं देखा, इसका मतलब एक बार उसको ये देख सर लेना, ठीक है। तो उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया है कि सिग्मा बॉन्ड कब बनता है, पाई बॉन्ड कब बनता है ना। तो ये जो ओके छोटे मोटे डाउट से क्लियर हो जाएंगे तुम्हारे, ठीक है। ओके ठीक है, अब देखो यहाँ पे जैसे हमें पाई इलेक्ट्रॉन्स का नंबर निकालना है तो आप पहले पाई बॉन्ड काउंट कर लो। तो पाई बॉन्ड इसमें कितने हैं, 5 हैं, है ना। और हर एक पाई बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, तो टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए इसमें, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, है ना। इसका मतलब ये बताओ ये स्ट्रक्चर जो है एक्चुअली इसको नेफ्थलीन बोलते हैं इसको, ये जो नेफ्थलीन है ये हक्कल रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यस सर कर रहा है। कर रहा है। अच्छा बताओ ये एरोमेटिक होगा कि एलिसाइक्लिक, यस सर। एरोमेटिक। एरोमेटिक। एरोमेटिक हो जाएगा। तो ये भी आपका एरोमेटिक है क्योंकि साइक्लिक है, प्लेनर है ना। और रेजोनेंस भी हो रहा है क्योंकि इसमें सारे पाई बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे हैं और हक्कल रूल भी वैलिड हो गया इसमें, मतलब ओवरऑल ये कंपाउंड भी एरोमेटिक हो गया। ठीक है, तो ये तरीका होता है एरोमेटिक चेक करने का, ये मेथड होता है किसी कंपाउंड को एरोमेटिक चेक करना है केवल, तो ऐसे चेक करते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये आप ही लोगों को बताना है मुझे, 2 मिनट 3 मिनट का टाइम दीजिए आराम से। इसमें आपको करना क्या, हाउ मेनी ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड आर एरोमेटिक, ये आपको 8 स्ट्रक्चर दिए हुए हैं और इनमें आपको देख के बताना है कि कौन से कंपाउंड एरोमेटिक होंगे, है ना। कोई जल्दीबाजी नहीं है, 2-3 मिनट टाइम लो आप लोग, एक एक स्ट्रक्चर को अच्छे से चेक करो, है ना। फिर जब फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है। सर एक बार ये से कंपाउंड अटेम्प्ट कर लो। सर ये हाँ कंपाउंड C6C होल
C6CN होल 6 सर ये होगा एरोमेटिक कि नहीं होगा? फिर से एक बार बताइए, क्या फॉर्मूला बताया आपने? सर C6CN होल 6 C6 के बाद क्या है? N6 CN होल 6 C6CN, उसके बाद यस होल 6 सर 6 यस अच्छा सर C6CN6, अच्छा ये कह रहा हूँ। यस सर अच्छा अच्छा, तो ये भी एरोमेटिक ही होगा। क्यों हो गया देखो, सी इसको आप ऐसे समझो कि C6S6 ये तो बेंजीन होता है ना? और बेंजीन यस का स्ट्रक्चर आपको पता है कि बेंजीन में हर एक कार्बन पे क्या लगा होता है? हाइड्रोजन। हाँ जी सर ठीक है, अब देखो, अब आपने मुझसे पूछा C6CN6, तो देखो यस सर ये कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेंजीन से ही मिल रहा है, मैच कर रहा है। बस इसमें हाइड्रोजन की जगह कौन सा ग्रुप आ गया है? सीएन। इसका मतलब इसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा कि 6 कार्बन की रिंग तो होगी ही होगी, जैसे बेंजीन में होती है, और उसमें जहां जहां हाइड्रोजन है ना बेटा, वहां पे सीएन 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 लगाते चले जाओ, साइनाइड ग्रुप। तो ये कंपाउंड भी एरोमेटिक ही होगा। देखो एरोमेटिसिटी जो होती है वो रिंग की प्रॉपर्टी होती है, आपको विद इन रिंग देखना होता है एरोमेटिसिटी में। ठीक है, और अच्छा ये अभी बात मैं आगे बताऊंगा अभी, कि जो बेंजीन के डेरिवेटिव्स होते हैं, ऑल डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन आर आल्सो एरोमेटिक, है ना? क्योंकि देखो बेंजीन में आप कोई हाइड्रोजन हटा के यहाँ कोई भी ग्रुप लगा दो, तो उससे उसकी एरोमेटिसिटी पे कोई थोड़ी ना असर पड़ेगा। पाई बॉन्ड तो अभी भी घूम रहे हैं, अभी भी घूमते रहेंगे। कोई ग्रुप आगे अगर यहाँ बैठ भी जाएगा, उससे पाई बॉन्ड के डीलोकलाइजेशन पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। तो ये कंपाउंड भी एरोमेटिक हो जाएगा, सर है ना? इसमें कितने पाई बॉन्ड बनेंगे? सर इसमें कितने पाई बॉन्ड बनेंगे? इसमें पाई बॉन्ड, लेकिन देखो पाई बॉन्ड हमेशा रिंग के देखो एरोमेटिसिटी जो वो साइक्लिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी है ना? क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड तो एरोमेटिक होते ही नहीं है। तो इसमें रिंग के बाहर वाले पाई बॉन्ड मत देखो आप, इसमें केवल रिंग के अंदर वाले पाई बॉन्ड देखो। सर वैसे इसमें कितने पाई बॉन्ड बनेंगे सर, मतलब यूजुअल इसमें कितने पाई बॉन्ड बनेंगे? हाँ, उसमें ऐसे समझो कि एक सीएन में कितने पाई बॉन्ड होते हैं? एक सीएन में 2 पाई बॉन्ड होते हैं, यस एक साइनाइड ग्रुप में। और आपने 6 साइनाइड ग्रुप लगा दिए, तो 6 साइनाइड में कितने हो जाएंगे? 6 × 2 12, 12 हो जाएंगे। और 3 तो ये रिंग वाले और अलग से ऐड कर लो, 12 + 3 15 पाई बॉन्ड हो गए, है ना? इसमें टोटल 15 पाई बॉन्ड हो गए। सर वो एक्चुअली आपने वो जो लेक्चर 1 का वो दिया था, नोट्स दिया था, तो उसमें ये वाला क्वेश्चन था, तो उसमें 6 पाई बॉन्ड केवल लिखा हुआ था, तो इसलिए मैं कंफ्यूज हो गई। अच्छा, नहीं वो हो सकता है किसी दूसरे का आंसर हो, इसका तो नहीं होगा, इसमें तो 15 होंगे, ओके है ना? सर वो हो सकता ओके है ऊपर नीचे किसी दूसरे का आंसर होगा 6। फिर इसको अटेम्प्ट कर लो सभी लोग। हो गया सर, बस बी में कंफ्यूजन है, बाकी ई एफ जी। Yes, sir. अच्छा, तो चलो मैं जिससे पूछूंगा, चलो फिर वही बताना, ठीक है? हाँ, चलो भाई, किसका नंबर आएगा? हाँ चलो, सिद्धार्थ सिंह बताओ तुम, ये जो पहला कंपाउंड है ये एरोमेटिक है कि एलिसाइक्लिक है? सर ये ए वाला, हाँ, ए वाला, ए। सर डबल बॉन्ड, ये सर ये नहीं है सर। नहीं है ना? यस सर, पक्का? यस सर, लॉक लॉक कर दे? लॉक, यस सर लॉक कर दीजिए। ठीक, बिल्कुल सही करो, है ना? तो पहला कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है ना? सिद्धार्थ ने बिल्कुल सही बताया। अच्छा, अब कोई मुझे ये बता दो ये क्यों नहीं एरोमेटिक है?
इसका रीजन सर हाँ वो सर रूल नहीं रेजोनेंस फॉलो कर रहे रेजोनेंस थे। नहीं है, Resonance follow sp2 नहीं होता। हाइब्रिडाइजेशन नहीं है। सर रेजोनेंस भी नहीं करेगा ये। हाँ, इसके पीछे दो रीजन है, बिल्कुल सही। दो रीजंस हम लोग दे सकते हैं कि एरोमेटिक नहीं है, क्यों नहीं है। इसमें देखो ये वाला जो कार्बन है सबसे टॉप पोजीशन में, ट्रायंगल का सबसे ऊपर वाला कार्बन देखो, ये कार्बन के सारे बॉन्ड सिंगल है, मतलब ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है। और sp3 हाइब्रिडाइज होने की वजह से ये रिंग प्लेनर ही नहीं होगी, पहली बात तो, ठीक है। दूसरा, अगर रेजोनेंस देखो तो इसमें रेजोनेंस भी नहीं है, क्योंकि अकेला एक पाई बॉन्ड है। भाई अकेला एक पाई बॉन्ड किसके साथ डीलोकलाइज करेगा, उसका कोई साथी भी तो होना चाहिए, कोई फ्रेंड भी तो होना चाहिए जिसके साथ वो उछल कूद मचाए। तो अकेला पाई बॉन्ड थोड़ी ना डीलोकलाइजेशन या रेजोनेंस करेगा, है ना। तो इसमें रेजोनेंस भी नहीं है, इस वजह से ये दो दो कंडीशन नहीं फॉलो कर रहा है ना, इसलिए एरोमेटिक नहीं है। चलो भाई, सही बताया आप लोगों ने, करेक्ट आंसर आप लोगों का। अच्छा ये बताओ, दिशा बताओ, दिशा सिंह, बी बी वाला बताओ, ये वाला एरोमेटिक है कि नहीं। आंसर गलत होगा तो गलत होगा, लेकिन आंसर आप लोग दो जरूर, ठीक है। एक बार क्वेश्चन, रोल नंबर 5 बेटा, दिशा सिंह। Yes. हाँ बता बेटा, एरोमेटिक है कि एलिसाइक्लिक है, होगा Yes. पक्का। ठीक है भाई, मैंने मान लिया आपकी बात, ठीक है। एरोमेटिक है ये, है ना, बिल्कुल सही बताया Yes, बच्चे ने, वेरी गुड। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये कंपाउंड, ये एरोमेटिक आयन है, ये एक एरोमेटिक साइक्लिक आयन है। रीजन ये है, क्यों है, क्योंकि देखो इसमें हक्कल रूल फॉलो हो रहा है, क्योंकि दो पाई इलेक्ट्रॉन है ना। हक्कल रूल देखोगे तो दो पाई इलेक्ट्रॉन है, साइक्लिक है। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन भी देखोगे तो देखो, अभी चलो हाइब्रिडाइजेशन में निकालना बताऊंगा। अ, अच्छा, किसी को कोई बता सकता है कि इस कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन कितना है, इस कार्बन पे जहाँ पे प्लस लगा हुआ है, ये जहाँ पॉजिटिव चार्ज है। अभी अच्छा, तुम लोगों ने अभी पढ़ाई नहीं ना, चलो कोई बात नहीं। ये एक्चुअली कार्बोकटायन इसको बोलते हैं। अगर किसी कार्बन पे प्लस चार्ज आ जाए तो उसको कार्बोकटायन बोलते हैं। कार्बोकटायन sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। कैसे हुआ ये, इसका एक फॉर्मूला होता है, अभी मैं फॉर्मूला बताऊंगा तो हो जाएगा, ठीक है। सर ये बी इसकी वाले में हेडेक छोड़ कंफ्यूजन दो। होता है। हाँ, और फिर इसमें रेजोनेंस जब आपने देखा होगा तो रेजोनेंस तो पहचान लिया होगा कि डबल बॉन्ड के पड़ोस वाले कार्बन पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज। चाहे आप लेफ्ट साइड से देखो चाहे राइट साइड से, दोनों तरफ से देखो, तो इसमें रेजोनेंस हो जाएगा। और हकल रूल भी वैलिड हो गया है, इसलिए ये एरोमेटिक है, ठीक है। सेकंड वाला है। हाँ, yes. अभी इस पे हाइब्रिडेशन निकालना बताएंगे हम, ठीक है। तो अभी ये वाला पॉइंट याद इधर चला रखें। जा रहा है। अच्छा, सी वाला का कौन बताएगा, हर्षिता बताएगी, चलो हर्षिता अग्निहोत्री, सी वाला सर बताओ ये भाई। सर ये एरोमेटिक है। अरे नहीं भाई, नहीं कहा, हकल हकल रूल देखो, हकल रूल क्या वैलिड है इसमें। देखो ये नहीं वाला नहीं तो, नहीं है सर। ये वाला एग्जांपल अभी डिस्कस किया भी था हम लोगों ने। इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 4 पाई तो हकल की सीरीज में आते ही नहीं है, है ना। तो ये, इसको तो लिख दो, इट कांट फॉलो हकल रूल, है ना। 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, हकल रूल ही नहीं फॉलो कर रहा, इस वजह से ये एरोमेटिक नहीं है, ठीक है। ओके सर। अच्छा चलो, ये डी वाला यश बताएगा, यश कुमार। सर नहीं है। नहीं है, पक्का। यस सर। रीजन बताओ, रीजन क्या, इसलिए नहीं सर रेजोनाइट नहीं है। है। रेजोनेंस नहीं, रेजोनाइट नहीं बोलो। सर गलती रेजोनाइट से तो वो होंगे ना जो रेजोनेंस में पढ़ते हैं, पढ़ चुके यस सर, वही दिमाग में वही था इसलिए बात निकल गया। हैं।
चलो ठीक है, आंसर सही है तुम्हारा। गुड। तो ठीक है, ये एरोमेटिक नहीं है, सॉरी मैंने टिक लगा दिया, क्रॉस लगाना है मुझे इसमें। ठीक है, रीजन ये है कि देखो ये भी बोल सकते हो कि इस कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, ऐसा भी बोल सकते हो। अच्छा, रेजोनेंस होने की पूरी रिंग में रेजोनेंस होना चाहिए, इसमें रेजोनेंस होगा इतने पोर्शन में होगा, इसमें आधा चांद बनेगा, पूरा नहीं बन पाएगा। तो ये भी बोल सकते हो कि इसमें रेजोनेंस पूरी कंप्लीट रिंग में नहीं है, रेजोनेंस होने की पूरी कंप्लीट। रूल भी फॉलो नहीं कर रहा है। और हकल रूल, वेरी गुड, ये तो मैंने देखा ही नहीं था, ये तो हकल रूल भी नहीं फॉलो कर रहा। हाँ, तो ये फिर तो 3 पॉइंट नहीं वैलिड है इसमें, है ना। ये वाला तो बेटा तुम लोग बता ही दोगे, मुझे भरोसा है। सर एरोमेटिक होने के सर, लिए aromatic रेजोनेंस पूरी रिंग में होना चाहिए। हाँ ये हाँ, Yes, एरोमेटिक होने के लिए रेजोनेंस पूरी रिंग में होना चाहिए और सर दो एरोमेटिसिटी के रिंग है लिए। तो एक रिंग में चलेगा? हाँ, अगर दो रिंग साइड वाइज जुड़ी हुई है, जैसे नेफ्थलीन में था कि 2 रिंग साइड वाइज जुड़ी हुई, तो एक रिंग में अगर एक रिंग में पूरा कंप्लीट रेजोनेंस हो रहा है, अच्छा दूसरी में नहीं हो रहा है, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब उस केस में वो एरोमेटिक हो जाएगा। लेकिन ओके सर। एक ही रिंग में अगर पूरा नहीं हो पा रहा है कंप्लीट रेजोनेंस, तो फिर नहीं होगा। ठीक है, अगर 2 रिंग है, एक रिंग में पूरा पूरा हो रहा है कंप्लीटली, दूसरी में नहीं हो रहा है, तो फिर वो हो जाएगा एरोमेटिक, है ना। अच्छा, ये वाला भी बता ही दोगे, अभी ये पढ़ा था हम लोगों ने, ये नेफ्थलीन एरोमेटिक में। है। सर जी वाला अच्छा, भी ये नहीं है। सजी वाला नहीं जी है। जी वाला नहीं, क्यों नहीं है? सर क्योंकि वो एन अल्टरनेट N से हो उसमें। सर एन वही नहीं, होमो ही नहीं। सर साइक्लिक नहीं लोन बन पेयर्स रहा है। नहीं है उसमें। तो है सर। सर नहीं भाई, अल्टरनेट ये एरोमेटिक है, पता मतलब। अच्छा, किस बेसिस Yes. पे आप बोल रहे हो कि नहीं? सर एरोमेटिक है सर, हेट्रो वाला है। सर ये हेट्रो एरोमेटिक। ये सर हेट्रो है ये। अरे तो हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक हो सकते हैं, अगर वो चारों कंडीशन यस फुलफिल सर। कर रहे हैं तो हेट्रो ये हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा, हेट्रोसाइक्लिक में एरोमेटिक हो जाएगा। देखो ऐसा देखो, साइक्लिक है ही है। अच्छा, ईच एटम इसका डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है, तो सब पे हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 ही आएगा, प्लेनर भी है, और डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे भी है। तो जैसे बेंजीन में होता है रेजोनेंस, ऐसे ही इसमें डबल बॉन्ड आपस में घूमते रहेंगे, है ना। और हकल रूल भी 2 2 4 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें डिलोक्लाइज हो रहा है ना। यस यस सर। सर। बोलो भाई, तो एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल मत हो, कहीं कोई डाउट आया बिल्कुल पूछो उसको, ठीक है। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड एरोमेटिक हो सकते हैं। अच्छा, लास्ट वाला कौन बताएगा? दीपिका बताओ भाई, दीपिका रॉय। नो सर ये नहीं है एरोमेटिक। नहीं है, क्यों नहीं है? सर हकल रूल फॉलो नहीं कर रहा है। तो रूल फॉलो नहीं कर रहा है, अच्छा। हम्म, चलो एक पॉइंट अभी आएगा, ये एरोमेटिक है, ठीक है। अब ये लग रहा होगा कि सर ये हकल रूल तो नहीं कर रहा फॉलो, उसमें तो 2 पाई और 2 पाई यस सर। 4 पाई इलेक्ट्रॉन ही है ना। तो इसमें आपको ये पॉइंट आया नहीं कहीं पे, नहीं तो डिस्कस हो जाता है ये वाला पॉइंट। देखो, जब ये वाला रेजोनेंस होता है, देखो रेजोनेंस की मैंने 2 कंडीशन बताई थी, एक जिसमें अल्टरनेट में पाई बॉन्ड है ना। तो ये वाला, तो इसमें पाई इलेक्ट्रॉन गिनना तो बहुत आसान होता है, इसमें तो सीधे पाई बॉन्ड का नंबर गिन लेते हैं, डबल कर देते हैं। लेकिन जब ये वाली कंडीशन कभी आ जाए, मतलब ये जब पाई बॉन्ड के पड़ोस में निगेटिव चार्ज हो, या पाई बॉन्ड के पड़ोस में लोन पेयर हो, ये वाला टाइप, तो इसमें पाई, इसमें जब आप लोग हकल रूल लगाओ, तो आप क्या करोगे, आप जनरली बस यही 2 इलेक्ट्रॉन गिन लोगे, आप कहोगे 2 ही पाई इलेक्ट्रॉन है। लेकिन इसमें 2 नहीं, इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं। तो इसमें क्यों? तो एक ही देखो, पाई उसके लोन फिर भी लोकलाइज डिलोकलाइज होंगे।
हाँ, एक्चुअली उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब बनाएंगे, जैसे इसका एक मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के बता देता हूँ। होता क्या है, जब रेजोनेंस इस तरह के केसेस में होता है तो ये लोन पर जंप मारता है, यहाँ पे ये ऐसे जंप मारता है, ठीक है। लोन पर मतलब ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप करते हैं। अच्छा, जब जंप करेंगे तो यहाँ पाई बॉन्ड बनने लगेगा, लेकिन पाई बॉन्ड बनते ही कार्बन की 5 वैलेंसी होने लगेगी, तो जैसे ही ये आ रहा होगा, जंप कर ही रहा होगा, वैसे ही साइमल्टेनियसली ये वाला जो पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई बॉन्ड है, वो आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो इसका जो दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, ठीक है। अच्छा, नाइट्रोजन का लोन पेयर चला गया तो उस पर पॉजिटिव चार्ज दिखा देते हैं हम लोग कि लोन पेयर पहले था लेकिन अब नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो गया ना, तो पॉजिटिव चार्ज। और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर इन दोनों स्ट्रक्चर्स को आप देखो, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को, तो इसमें देखो आप इसमें दो पाई इलेक्ट्रॉन नहीं कर रहे डीलोकलाइज, ये दो तो कर ही रहे हैं। इसके साथ में ये जो दो लोन पेयर है, ये जब जंप मार रहे हैं तो अगले स्ट्रक्चर में वो क्या बना रहे हैं, पाई बॉन्ड ही तो बना रहे हैं, है ना। यस सर। जैसे जैसे मैं पूछूं कि इस ऑनलाइन क्लास में कितने इंजीनियर बैठे हुए हैं, कितने इंजीनियर्स बैठे हुए हैं, तो आप कहोगे कि सर अभी तो बस मैं ही एक इंजीनियर हूँ अभी तो आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। नहीं, आपका आंसर गलत है। इस क्लास में टोटल 17 लोग हैं ना, 17 इंजीनियर बैठे हुए हैं। अरे अभी आप पढ़ाई कर रहे हो, पेपर दोगे, सिलेक्ट हो जाओगे, आप फ्यूचर में तो इंजीनियर बनोगे ही, ठीक है। यस। तो मैं आपको अगर आप फ्यूचर में इंजीनियर बनने जा रहे हो तो मैं आपको अभी से इंजीनियर मान के चल रहा हूँ। तो यही सिचुएशन यहाँ पे है कि इसके जो लोन पेयर हैं ये भविष्य में इधर क्या बना रहे हैं, पाई बॉन्ड बना रहे हैं। ये जब जंप मार रहे हैं तो अगले स्ट्रक्चर में क्या बना रहे हैं, पाई बॉन्ड बना रहे हैं। तो जब हम लोग हकल रूल लगाएंगे, तो अगर मुझसे पूछा जाएगा इस मॉलिक्यूल में कितने पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज कर रहे हैं, तो मैं 2 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं बोलूंगा, मैं 2 ये वाले तो गिनूंगा ही गिनूंगा, ये वाले 2 भी गिन लूंगा। बोलो भाई, क्योंकि ये जब जंप कर रहे हैं तो अगले स्ट्रक्चर में ये क्या बना रहे हैं, पाई बॉन्ड बना रहे हैं। तो ये वाला केस थोड़ा सा आपको बस ध्यान रखना है कि जब भी पाई बॉन्ड के पड़ोस में लोन पेयर हो, अल्टरनेट वाले केस में, तो वो लोन पेयर भी ऐड कर लेना है, ठीक है। यस सर। तो लोन पेयर भी क्या करना है, ऐड कर लेना है। तो जैसे ये वाला जैसे आंसर गड़बड़ हो रहा था आपका, वो इसी वजह से हो रहा था कि ये बात आप लोगों को पता ही नहीं थी, है ना। तो इसमें अगर आपसे पूछे कि इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज कर रहे हैं, तो इसमें 6। 2 पाई तो ये होगा, इसका यस। एक लोन पेयर भी पार्टिसिपेट करेगा, तो इसमें पूरे 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज कर रहा है, ठीक है। तो ये वाला बस ये सर है ना, ऐसा केवल यही एक एग्जांपल आया भी है इन्हीं में, तो इसमें बस ध्यान रखना है। हाँ बोलो, कुछ कह रहे सर इसमें 4 लोन पेयर्स है, सर इसमें सिर्फ 2 ही लोन पेयर्स एक्टिव होंगे। हाँ नहीं सर, ये 2 देखो लोन कितना, पेयर मतलब 1 लोन पेयर एक्टिव होगा, मेरे मतलब। हाँ हाँ, तुमने बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, ये मतलब बहुत कॉमन डाउट है, और मेरे ख्याल से हमें लग रहा था कि कोई ना कोई पूछेगा जरूर ये और देखो बहुत सिंपल, मतलब ये तो समझ लो। देखो ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर होते हैं, बिल्कुल सही बात करो। तो आपको लग रहा है सर क्यों गिन रहे हैं, क्या दूसरा वाला रेजोनेंस में नहीं पार्टिसिपेट कर रहा है, तो उसको आप ऐसे समझो। देखो आप उसको अगर एक को जंप कराओगे तो ये वाला इधर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने दूसरे को भी जंप करा दिया तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड बनने लगेगा, क्योंकि एक के जंप करने से डबल बॉन्ड बनेगा और दूसरे के जंप करने से ट्रिपल बॉन्ड, और रिंग में ट्रिपल बॉन्ड पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। इसलिए बेटा ऐसे समझ लो कि कभी किसी एटम पे अगर 2 लोन पेयर हों और उसके पड़ोस में कोई पाई बॉन्ड हो, तो 2 में से कोई एक लोन पेयर ही एट ए टाइम रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, मतलब 2 के दोनों लोन पेयर एक साथ रेजोनेंस में नहीं पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है।
तो इसमें एक तो स्टैटिक रहेगा, दूसरा डायनेमिक रहेगा, ठीक है। यस है ना, नहीं तो वो ट्रिपल बॉन्ड बनते ही वो रिंग खुल जाएगी वहीं से, उसका बॉन्ड एंगल 180 हो जाएगा। तो अच्छा, ये कुछ एग्जाम्पल मैंने लिख दिए हैं, देखो हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड के। ये चारों कंपाउंड आपके हेट्रोसाइक्लिक भी हैं और एरोमेटिक भी हैं, ठीक है। इनको आप चेक करके देख सकते हो। अच्छा, ये पॉइंट भी देखो मैंने लिख दिया, ऑल डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन आर आल्सो एरोमेटिक। मतलब बेंजीन के जितने डेरिवेटिव होते हैं वो सभी एरोमेटिक। डेरिवेटिव मतलब बेंजीन का कोई भी आप हाइड्रोजन हटा के कोई भी ग्रुप लगा दो, है ना, चाहे कैसा ग्रुप लगा दो, उसका शकल चाहे कैसी भी देखने में हो, वो कंपाउंड एरोमेटिक होगा, है ना। ऑल डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन आर आल्सो एरोमेटिक इन नेचर। तो ये बेंजीन में से मेथिल लगा दिया, इसको टॉल्यूइन बोलते हैं, ये भी एरोमेटिक होता है। बेंजीन में OH लगा दिया, इसको फिनॉल बोलते हैं, ये भी एरोमेटिक होता है। बेंजीन में NH2 लगा दिया, बेंजीन में कोई आपने रिंग लगा दी, तो देखो ये वाली रिंग एरोमेटिक नहीं है, लेकिन बेंजीन तो एरोमेटिक है ना। और किसी कंपाउंड में अगर 2 रिंग है या 3 रिंग है, उनमें से कोई एक रिंग भी एरोमेटिक है, तो पूरे कंपाउंड को हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, एरोमेटिक ही एरोमेटिक कंसीडर करेंगे। इसमें तो खैर बेंजीन के साथ एक बेंजीन और लगा दी, तो इसमें तो खैर दोनों ही एरोमेटिक हो गए। अब जैसे देखो बेंजीन के साथ कभी ओपन चेन स्ट्रक्चर ऐसे लगा दिया जाए, पूछे कोई एरोमेटिक है कि नहीं, तो भैया ये एरोमेटिक बोलना पड़ेगा हमें, क्योंकि इसमें एक रिंग तो पूरी कंप्लीट एरोमेटिक है ही ना। तो अगर एक रिंग पूरी कंप्लीट एरोमेटिक दिख रही है ना, तो फिर वो कंपाउंड एरोमेटिक होगा। उसके उसके जो डेरिवेटिव बनेंगे वो सब एरोमेटिक है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई सही में? यस सर। यस यस सर। तो अब जैसे एक ये वर्कशीट है, ये आपको मैं प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, एक मैं थोड़ा करके आपको बताऊंगा कि करना क्या है इसमें। जैसे इसमें आपको पहले कॉलम में कंपाउंड का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, अब फिर आपको बताना है कि इसको कैटेगराइज करना है, वो हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, होमोसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक, एरोमेटिक। अब जैसे तो पहला कंपाउंड है, अगर आपसे पूछे हाइड्रोकार्बन कि होगा तो सैचुरेटेड ही होगा जहां तक। नहीं, हाइड्रोकार्बन तो नहीं नहीं नहीं, अनसैचुरेटेड हाँ, ठीक है भी सर, हो समझ, सकते सॉरी हैं ना, सॉरी। है ना? यस सर। तो जैसे ये कंपाउंड है, इसको पूछ रहा है कि हाइड्रोकार्बन है कि नहीं, तो हाइड्रोकार्बन आर मेड अप ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन एंड तो आप, हाइड्रोजन। है ना, आप देखो कि इसमें केवल अगर कार्बन और हाइड्रोजन ही दिख रहे हैं तो वो हाइड्रोकार्बन 100% होगा। तो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई एटम हमें दिख ही नहीं रहा है, तो इसको आप, है ना, टिक कर देना, मतलब ये हाइड्रोकार्बन हो गया। अब ये अब आपसे पूछ रहा, बताओ ये सैचुरेटेड है कि नहीं है, तो बताओ क्या होगा सैचुरेटेड। सैचुरेटेड है अनसैचुरेटेड। सर, सैचुरेटेड है। सैचुरेटेड है ना। सैचुरेटेड के लिए हमेशा कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है उनका नेचर देखें। अगर ईच कार्बन एटम अगर सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है तो सैचुरेटेड, अगर एक भी पाई बॉन्ड दिख जाता तो बोल देते हैं अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड, है ना। तो ये सैचुरेटेड, अच्छा अनसैचुरेटेड तो है नहीं, तो उसमें क्रॉस लगा दो। अच्छा, ये कंपाउंड होमोसाइक्लिक है कि हेट्रोसाइक्लिक है होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक। है ना, तो इसमें तो कॉर्नर पे कार्बन ही बैठे हुए, जब कुछ नहीं दिखाया जाता तो कार्बन ही होते हैं, हेट्रोसाइक्लिक तो है नहीं। अच्छा, ये जो साइकिल है वो एरोमेटिक है कि नहीं है? नो नो सर। सर। नो सर। तो इसमें डबल बॉन्ड एक भी नहीं है, इसमें तो 0 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये हकल रूल ही फेल हो गया है ना, तो एरोमेटिक नहीं है। ये देख लो। ठीक है, तो ये मैच जो कॉलम है, अब जैसे तो पहले कॉलम में जो ए कंपाउंड है, इसको बताओ ये किससे किससे मैच कर रहा है। ये कंपाउंड
सैचुरेटेड है कि नहीं, एक एक देखो, सैचुरेटेड है है सैचुरेटेड है ना, saturated तो है ठीक है, और मैं मैच करा दिया। अच्छा, ये हेट्रोसाइक्लिक है क्या, ये है वाला? नो तो सर सर है सर। नो पहले इसमें साइकिल ही नहीं तो हेट्रोसाइक्लिक कहाँ से होगा? नहीं है सर साइकिल। नो नो सर नो सर है ना, तो साइक्लिक ही नहीं तो लेना। अच्छा, ये तीसरा में अनसैचुरेटेड, क्या ये अनसैचुरेटेड है ये नो वाला? नो सर अगर सर सैचुरेटेड है फिर अनसैचुरेटेड कैसे होगा? हाँ, डबल बॉन्ड ही नहीं, ट्रिपल बॉन्ड ही नहीं। अच्छा, एरोमेटिक है क्या ये वाला? नो नो एरोमेटिक नो है? सर नो सर। एरोमेटिक के लिए साइक्लिक होना साइक्लिक जरूरी नहीं है, है ठीक है, नहीं। और एक और होगा, हाँ, एलिफेटिक। अच्छा हाँ, क्या इसको एलिफेटिक बोल सकते हैं? मतलब तो ये कम है हाँ, एलिफेटिक। अच्छा, एलिफेटिक क्या होता है? एलिफेटिक के सर बारे में ओपन चेन हाँ, एलिफेटिक कंपाउंड एक्चुअली जो एसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं उन्हीं को एलिफेटिक भी बोलते हैं, ओपन चेन कंपाउंड, है ना। ये शायद वहाँ क्लासिफिकेशन में शायद मैंने बता दिया होगा। ओपन एलिफेटिक कंपाउंड आर नोन एज एसाइक्लिक कंपाउंड आर नोन एज एलिफेटिक। तो ये ठीक ओपन चेन है तो यस एलिफेटिक हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मैच 2 से कर गया, पी और टी से। मतलब एक ए का मैच किससे कर गया? पी से और टी से, ठीक है। अब ऐसे बी का बताओ मैच किससे किससे करता है? अब ये आप ही लोग को बताना है, एक बार खुद से करो। सर अनसैचुरेटेड हाँ, एक तो अनसैचुरेटेड और तो कार्बन कार्बन डबल हेट्रोसाइक्लिक भी बॉन्ड, है अनसैचुरेटेड हो गया। सर बस हेट्रोसाइक्लिक भी है अनसैचुरेटेड और यस सर। हाँ, अच्छा एरोमेटिक वो है क्या लिखा ये है वाला? नो सर नो सर नो हाँ, एरोमेटिक नहीं है, एरोमेटिक नहीं है। अच्छा, एलिफेटिक है क्या? नो सर नो सर तो इसका आंसर क्या हो गया? क्यू एन आर, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला बता दो, सी वाला। सर अनसैचुरेटेड ये सर अनसैचुरेटेड 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 एरोमेटिक 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 अनसैचुरेटेड और एरोमेटिक, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आर हो गया और एस हो गया, और डी वाला? सर अनसैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हेट्रोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक अनसैचुरेटेड हेट्रोसाइक्लिक, बहुत बढ़िया, ठीक है। क्यू और आर, बस इस तरह के क्वेश्चन मतलब आपको कई बार मिलेंगे, बहुत बेसिक टाइप के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन वही बात है कि अगर आप क्लासिफिकेशन अच्छे से पढ़ा है तो फिर आंसर दे जाओगे तुम, ठीक है। यस सर यस तो सर। आज फिर इतना ही सर रखें, क्योंकि टाइम भी हो गया है ना, तुम लोग की क्लास सर मेरी एक्सक्यूज मी क्लास। सर हाँ बोलो। सर क्लास मेरे जो गूगल थैंक यू। क्लासरूम है उसमें अपलोड नहीं हो रहा है कुछ भी। गूगल क्लासरूम में ज्वाइन नहीं हो पा रहा है? नहीं सर ज्वाइन तो कर लिया, जैसे जो होमवर्क आया हुआ है ना उसमें हाँ हाँ वो हाँ, अपलोड नहीं हो रहा है, एरर दिखा रहा है। अभी हमने होमवर्क दिया ही कहाँ है, दिया है कोई? हाँ दिया है सर आपने। अच्छा, नहीं, हम ऐसा करेंगे ना, सैटरडे को होमवर्क देंगे तुम लोग को, तो उसमें हम एक असाइनमेंट असाइन कर देंगे, तो उसी में आप लोग अपलोड करिएगा, उसमें हो जाएगा आसानी से। ऐसे डायरेक्ट अपलोड करने में हो सकता है ना हो पा रहा हो, है ना। ठीक तो है सर। मैं एक असाइनमेंट, अभी आपने कर लिया तो ठीक है, अच्छी बात है, उसको पीडीएफ बना के रख लो। और अभी सैटरडे मैं एक्चुअली क्या है कि मैं हफ्ते में एक ही दिन होमवर्क दूंगा आप लोगों को, ठीक है। ये नहीं कि हर क्लास में होमवर्क दूं, मतलब होमवर्क तो मैं दूंगा जैसे, लेकिन अपलोड करने को मैं वीक में एक ही दिन दूंगा, ठीक है। और सैटरडे सैटरडे को मैं दे दूंगा, और मंडे तक आप लोग अपलोड कर दीजिएगा उसमें कर ओके पीडीएफ बना के, है ना। ठीक है, मतलब डेली डेली देने का कोई मतलब नहीं है, तुम लोग परेशान हो जाओगे कितना अपलोड करोगे। लेकिन हफ्ते में एक बार, जैसे होता भी है ना कि डेली मान लो कभी आज का होमवर्क नहीं कर पाए आप लोग किसी वजह से, तो
एक हफ्ते का टारगेट बना के रखो कि उस हफ्ते जो भी होमवर्क मिला है कि मंडे नहीं कर पाए तो ट्यूसडे कर लो, ट्यूसडे नहीं कर पाए तो थर्सडे कर लो, किसी तरह से सैटरडे तक निपटा ही दो, सैटरडे नहीं तो संडे तक निपटा दो। मतलब उस हफ्ते की हेडेक उस हफ्ते में ही खत्म कर दो, है ना। उस हफ्ते का होमवर्क अगले हफ्ते बस मत ट्रांसफर होने देना, ठीक है। कोशिश इतना करना कि अगर इस तरह से करते रहोगे तो कोई दिक्कत होगी ही नहीं, ठीक है। तो मैं सैटरडे सैटरडे अपलोड देता रहूंगा, आप लोग उसमें करते रहिए। बाकी अपना डेली डेली करते रहिएगा। जैसे आज आप वर्कशीट, हाँ आज का होमवर्क क्या है बता देता हूँ। आज आप लोग वर्कशीट 3 कर लीजिएगा और आपको 2 डीपीपी करनी है। डीपीपी नंबर एक 1 कर लीजिएगा, एक 2 कर लीजिएगा, ऑर्गेनिक की, है ना। ऑर्गेनिक की करिएगा। इसमें फिजिकल की मत, मैं ऐसा करूंगा, मैं भेज भी दूंगा तुम लोग को आज, है ना, वही वाली करेंगे आप लोग, ठीक है। ओके सर। हो सकता है। थैंक यू सर। सर फिजिकल वाले में डीपीपी A1 और A2 में सर जैसे अगर कोई डाउट्स हैं तो सर वो कब पूछ सकते हैं? हाँ देखो, अच्छा किया तुमने बोल दिया। ये डीपीपी का डिस्कशन हम रखेंगे, डीपीपी और सीट का डिस्कशन। अब देखो किस दिन रखा जाए। संडे को अगर टाइम मिलेगा तो संडे ही को रख देंगे, ठीक है। एक ओके सर। घंटे का डिस्कशन रख देंगे, तो आप लोग पूछ लीजिएगा उसमें, ठीक है। डीपीपी का और जो आईटीसी का डिस्कशन हो गया ना, ये अभी रह रहा है। सर कुछ क्वेश्चंस बच गए थे। अच्छा अच्छा, तो ऐसा करेंगे संडे रख देंगे, जो भी मान लो बचा गया हो तो पूछ लेना आप, ठीक है। ओके सर। सर डीपीपी के सारे आंसर दिए नहीं है। डीपीपी के सारे आंसर नहीं दिए, अरे हम भेज देंगे तुम लोग को, उसमें दिए नहीं होंगे, हम भेज देंगे तुम लोग को, ठीक है। अच्छा, जिसने अगर मान लो व्हाट्सएप नहीं ज्वाइन किया तो कर लेना, ठीक है। जो केमिस्ट्री वाला व्हाट्सएप है, और या जिसको ज्वाइन करना हो और लिंक ना मिल रहा हो तो मुझसे ले लेना व्हाट्सएप में, मांग लेना, हम दे देंगे, ठीक है। तो अपना ज्वाइन कर लेना उसमें। तो क्योंकि मैं ओके सर। ये सब चीजें उसी में भेजता रहता हूँ ना, डीपीपी के सीट आंसर ये सब उसी में भेजता रहूंगा तुम लोगों को, ठीक है। ओके, ओके सर। कैन वी लीव? हाँ ठीक है, अभी आप लोग फिर मैं थैंक यू सर।